आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। सज्जनों, वी आर स्टार्टिंग द दिसंबर 2023 की मैगज़ीन। तो ये पूरी की पूरी जो मैगज़ीन है ये 4 पार्ट्स में आएगी। राइट नाउ जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट पार्ट है। अभी हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस और आईआर कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। बाकी आने वाले वीडियोस में हम लोग बाकी पार्ट्स को भी कवर करेंगे। जब ये चारों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वी विल अपलोड द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप में से कुछ लोगों को ना एडमिन से कॉन्टैक्ट करना होता है, तो एडमिन का लिंक भी ना टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाओगे, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन ओपन करना, चैनल का डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको एडमिन का भी लिंक मिल जाएगा। फिर आप ना वीडियो को एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रा रीड करो, उसमें सब कुछ गिवन है नीचे। कुछ लोगों को बुकलेट परचेज करने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है, वो भी नीचे गिवन है। कुछ लोगों को जूम लाइब्रेरी ज्वाइन करना है बट लिंक नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट दी एडमिन, एवरीथिंग इज़ गिवन। नीचे देयर इज़ अ पिंड कमेंट। पिंड कमेंट में आप लोगों को टॉपिक वाइज टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जस्ट इन केस यू हैव टू जंप टू अनदर टॉपिक। सो एवरीथिंग इज़ गिवन हेयर प्रोवाइडेड दैट यू लुक फॉर इट। डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारे पास 8 टॉपिक होंगे प्लस न्यूज़ इन शॉर्ट। आईआर में वी हैव 2 टॉपिक्स प्लस न्यूज़ इन शॉर्ट। इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने रिसेंटली टॉपिक्स कवर किए भी थे। आपको याद होगा कि जब ये ड्राफ्ट के तौर पर ये प्रेजेंट किए गए थे तो ये बिल्स को ना फिर विड्रॉ भी किया गया था और नए बिल्स को दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि कुछ बदलाव आप कीजिए। शुरुआत तो इसकी अगस्त 2023 में हुई थी मॉनसून सेशन में। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने कहा कि जो आईपीसी है, सीआरपीसी और आईईए, ये 3 एक्ट हैं, ये पुराने हैं काफ़ी, है ना। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए थे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी था, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो पुरानी उठाई गई थी। 1973 का था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनको बदलने की ज़रूरत है। अभी इन तीनों को दिसंबर में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, तो प्रेसिडेंट ने इसको अपना एसेंट दे दिया, यानी कि अब ये तीनों पहले थे बिल, फिर इनका पार्लियामेंट में पूरा प्रोसेस हुआ, अब ये बन गए हैं एक्ट। तो अब इंडियन पिनल कोड जो था वो नहीं है हमारे पास, अब है भारतीय न्याय संहिता। पहले हमारे पास था सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये नाम आपको अब याद रखने होंगे, बिकॉज दिस टॉपिक हैज़ वेरी हाई रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू में द एग्जामिनर विल डेफिनेटली आस्क यू कि हाँ बताओ आपका क्या ओपिनियन है, द गवर्नमेंट हैज़ अपडेटेड दीज एक्ट्स, दे वॉन्ट यू टू नो। देखो कल आपको व्हेन यू बिकम द आईएएस ना, यू हैव टू मेक दिस पॉलिसीज़। आपको क्या लग रहा है, आईपीसी को जब चेंज किया होगा, भारतीय न्याय संहिता बनाया होगा, तो कौन व्यक्ति होगा जो ऑफिस में बैठ करके बना रहा होगा? वही सब लोग आईएएस आईपीएस जो सेक्रेटरी लेवल के होते हैं वही सब पॉलिसी को बनाते हैं ना। दे स्टडी दिस, दे डू द सर्वे, दे डू द एनालिसिस, सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कंट्री के अंदर देखते हैं, है ना, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से पता करते हैं, सारा डेटा पढ़ा जाता है। देन दिस यू आर द पीपल हु एक्चुअली ड्राफ्ट दिस थिंग। सो जरा हम नीड पे देखते हैं इस तरह के रिफॉर्म, इस तरह के बदलाव लाने की, खास करके जो हमारे क्रिमिनल लॉज में क्या ज़रूरत थी। हमारे जो चीज़ें थे ना ये 1947 से पुराने हैं मोस्टली, अवॉइडिंग दिस वन। बट इसमें भी इफ़ यू लुक एट थिंग्स, देयर आर थिंग्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम बैक, पुरानी चीज़ें उठाई गई थी। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, ये विद टाइम इवॉल्व हो चुका है, ये बदल चुका है। कंसिडरिंग 2024 दैन 2023 ऑल्सो वी कैन काउंट इट, चीज़ें बदल चुकी हैं, बस इसमें पुराने प्रोसीजर चल रहे हैं। एक तो नंबर 1 चीज़ आईटी के बारे में भी अगर हम बात करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व टू मच, उसको भी इंटीग्रेट करना था। फिर बहुत सारे केसेस ना पेंडिंग चल रहे हैं, देर आर ऑलमोस्ट 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग, अंडर ट्रायल्स, मुकदमा चल रहा है, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस के अंदर इन्होंने जो फोकस किया ना, तो अर्लियर द फोकस वाज ऑन पनिशमेंट, कि सज़ा कैसे देनी है। नाउ द फोकस इज़ मोर ऑन जस्टिस, न्याय कैसे दिलवाना है। दिस इज़ द मेन टैगलाइन ऑफ दिस टॉपिक।
व्हेन इट कम्स इन योर मेंस एग्जाम यू हैव टू मेंशन दिस थिंग कि अर्लियर द फोकस वाज ऑन पनिशमेंट, नाउ द फोकस इज ऑन जस्टिस, दिस विल फेच यू मोर मार्क्स। कन्विक्शन रेट इंक्रीजिंग, है ना। तो पहले हमारे जो सिस्टम था उसमें बहुत सारी खामियां थी, है ना। जब हम लोग उसका पूरा का तहकीकात करते थे, फॉरेंसिक चीज़ें करते थे, तो उसमें कमियां निकल के आती थी, जिसके कारण से कन्विक्शन रेट काफ़ी कम होता था। कन्विक्शन का मतलब क्या होता था कि ऐसा लगता तो था कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है, बट उसको सज़ा दिलवाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में अपनी खुद की बहुत कमियाँ होती थी। अब उस चीज़ को इम्प्रूव किया गया है। फिर देर आर मैनी कमिटीज़, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज कमिटीज़। देर वर लॉ कमीशन रिकमेंडेशन, है ना, 2003 वेरी वेरी पॉपुलर, मलिमत कमिटी, जस्टिस वर्मा कमिटी 2013, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे हैव गिवन मल्टीपल रिकमेंडेशंस इन डिफरेंट टाइम्स कि भाई अरेस्ट को लेकर के कुछ बदलाव किए जाएँ, कन्फेशंस, है ना, कोई अपनी बात को सामने रखता है, बेल जो बेल करवाई जाती है, ज़मानत दी जाती है, डेथ पेनल्टी, किसी को फांसी की सज़ा देनी होती है, इन सब में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब हम लोग एक एक बदलाव को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने ये पहले रिपीट पूरा डिटेल में पढ़ा था, बट अब एक समराइज तरीके से यहाँ जो भी गिवन है उसको हम पढ़ेंगे। भारत में जो मेन कानून है ना, मेन किसी अपराध को लेकर के, वो होता था अभी तक इंडियन पीनल कोड। वी यूज टू कॉल इट इन शॉर्ट IPC 1860। नाउ यू विल हैव टू कॉल इट भारतीय न्याय संहिता, न्याय, जस्टिस, हिंदी का शब्द दिया गया है, ठीक है। चीज़ों को डीकोलोनाइज करने की कोशिश की गई है। तो एक बार थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। वैसे हिस्ट्री बहुत मुश्किल है कि कोई पूछेगा आपसे, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो 1860 से पहले ना भारत के अंदर पार्लियामेंट्री चार्टर्स, एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब चीज़ें चला करती थी। उसके तहत भारत में किसी भी तरह के अपराध को लेकर के पनिशमेंट दी जाती थी, जो कि मोस्टली अंग्रेज ही करते थे। 1834 में पहली बार लॉ कमीशन आता है मैकॉले के अंडर। उन्होंने पहली बार ड्राफ्ट किया था पीनल कोड के बारे में। तो द वर्ड पीनल ना इटसेल्फ मीन्स पनिशमेंट एक्चुअली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल टर्न दैट हैपन वाज 1857 रिबेलियन। आपको पता है कि इस चीज़ पर प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से हम लोग एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना भी शुरू करते हैं, आपको मालूम भी होगा इससे पहले ना। तो वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली आप देखोगे तो 1900 से लेकर के 1947 के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से मेजर चीज़ें आनी स्टार्ट होती हैं। फिर 1885 में जो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो सब एक टर्न ले लेता है। तो जब ये पूरा का पूरा विद्रोह हुआ था ना 1857 का, तो उस टाइम पर ब्रिटिश क्राउन ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। यू नो दिस ना, सारे चेंजेस आए थे जो भी आए थे उस समय पर। 1860 में 3 साल बाद इसको फाइनली इनेक्ट कर दिया गया था और 1862 में लागू कर दिया गया। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी बेसिकली कि भाई भारत के अंदर ऐसे कानून होने चाहिए। इसके बाद में बहुत सारे लॉ कमीशंस आए थे, उन्होंने इसमें IPC में बदलाव करने की कोशिश भी की थी। अब जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, दिस इज़ समथिंग जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, जहाँ से आपको नंबर बनाने होंगे। अब उन्होंने कहा कि पहले ना हम लोग क्या करते थे कि पनिशमेंट देते थे तो जेल में डाल देते थे। पहली बार ऐसा किया गया है, अब आपको पनिशमेंट में ना एक कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। आपको समाज सेवा करनी होगी अपनी सज़ा को माफ़ करवाने के लिए। कुड बी एनीथिंग, मे बी आपको ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, आपको कुछ, मतलब एक मैं एग्जांपल अपनी साइड से क्रिएट करके बता रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई ट्रैफिक को कोई वायलेशन किया, ठीक है, मान लीजिए आपने आप हेलमेट पहनकर नहीं ड्राइव कर रहे, तो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ये क्रिमिनल में नहीं आता है, पर ऐसा किया जाएगा क्राइम के अंदर, यू आर नॉट वेयरिंग द हेलमेट, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी कि आपको 50 लोगों को, 50 पीपल को यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द हेलमेट। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट हेलमेट टू 50 पीपल बिकॉज यू आर ड्राइविंग विदाउट द हेलमेट। तो ये क्या हो गया, रादर देन चार्जिंग यू सम मनी और फाइन समथिंग, इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू सम कम्युनिटी सर्विस। तो क्या सारे के सारे पनिशमेंट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा? नहीं, देर आर फ्यू। जैसे कोई छोटी मोटी चोरी कर दी, किसी ने 1000 रुपये की चोरी कर दी, कोई बदमाशी कर दी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में किसी का, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अब कोई मर्डर करेगा तो उसको तो पूरा पनिशमेंट मिलेगी भाई, वो तो उसको कम्युनिटी सर्विस में, उसमें भी कुछ पार्ट कम्युनिटी सर्विस का दिया जाएगा, बट देर आर फ्यू स्मॉल पनिशमेंट्स जिनको रिप्लेस करके कम्युनिटी सर्विस कर दिया गया है। पेटी ऑफेंसेस, अगर किसी महिला के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा होता है तो पहले ना एक रेंज थी, थ्रेशोल्ड था गैंगरेप विक्टिम के लिए, मेजर के लिए, उसको चेंज करके 16 से 18 पर चेंज किया गया है। ऑलराइट, एंड ये चीज़ तो खैर दूसरे भी ऑफेंसेस में भी हम लोग काउंट कर रहे होते हैं, बट इसमें हल्का सा एक बदलाव यही किया गया। किसी भी गैर तरीके से, अगर आपने गलत तरीके से, गलत झूठे वादे कर करके किसी महिला से अगर आपने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, वो भी एक अपराध माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हुआ करती थी, उसको हम लोग बोलते थे सेक्शन 124 ऑफ IPC इन 1870 से शुरुआत हुई थी, इसको बोलते थे सेडिशन।
तो उस महीने में क्या होता था ना, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, इन सब लोगों को ना जेल में डाल दिया गया था सेडिशन के तौर पर, कि भाई अगर तुमने सरकार के खिलाफ इफ़ यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ना, तुमको सेडिशन के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग सेडिशन के ऑफेंस को हटा दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी ने अलगाववादी भावनाएं उठाई, किसी ने हथियारों को लेकर के रेबल करने की कोशिश की, क्रांति कर रहे हैं, क्रांति आप करो बट प्रोटेस्ट करो, शांति से करो, नारेबाजी करना इज़ ओके, बट आपने हथियार अगर उठा लिए, है ना, आपने किसी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ की जिसके कारण देश की प्रगति में, तरक्की में कोई रुकावट आ जाएगी, है ना, आपने अलगाववादी गतिविधियों को अगर सराहना दी, है ना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट की, इस जगह को अलग कर दो, लोगों को अलग कर दो, ऐसी कुछ भावनाएं चलाई, भारत की संप्रभुता और अखंडता और एकता को लेकर के अगर आपने कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, इन चीज़ों में आपने कोई इशारे ऐसे किए, आपने कोई कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे कुछ किया, पैसों में आपने ऐसा कुछ फाइनेंसेस एक दूसरे को दिए, किसी व्यक्ति को पैसा दिया ऐसा काम करने का, तब आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। वैसे आप कुछ ऐसा कीजिए अगर आपको किसी का अगेंस्ट बोलना है गवर्नमेंट के लिए, दैट इज़ ओके फाइन, बट इस तरह से नहीं, अलगाववादी नहीं, देश की संप्रभुता अखंडता एकता के खिलाफ नहीं, और किसी भी तरह का हथियारों से लेकर के कोई क्रांति नहीं करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेररिज्म को डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो जब चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा, ये डिफ़ाइन करना इतना ज़रूरी क्यों होता है कि वैसे समझ में नहीं आता? बिल्कुल समझ में आता है, बट जब बात होती है ना ट्रायल्स की, कोर्ट में केस चल रहा होता है, उस टाइम पर डेफिनेशन पर सारा का सारा गेम बदल जाता है। लॉयर्स एक एक विल, शेल, मे, कुड के ऊपर भी फाइट करते हैं और उससे पूरी की पूरी कहानी बदल सकती है, इसलिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। तो आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की, कोई ऐसा आपने एक्ट किया जिसके कारण देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा, है ना, आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, लोगों में दहशत फैल सकती हो, भारत के लोगों में और इवन आसपास के लोगों के लिए भी, आपने अगर ऐसा कुछ किया और वो भारत के अधीन था, तो आपको उस पूरे एक्ट को टेररिज्म कंसिडर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज के अंदर, ऑर्गेनाइज मतलब प्लान करके, है ना, कोई भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधि करना, किसी को आपने किडनैप कर लिया, किसी से आपने एक्सटॉर्शन होता है ना, कि जैसे वो मूवीज़ में आपने देखा होगा, पहले बोलते थे गुंडा आता था, वो हफ्ता निकालो, किस बात का हफ्ता, उसको प्रोटेक्शन मनी बोलते थे, कि हम तुम्हारे एरिया में तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, तुम हमको पैसा देते रहो, है ना। किसी का वो सुपारी लेकर के मारना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलते हैं, किसी की ज़मीन हथिया लेना, है ना, साइबर क्राइम वगैरह को। तो किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति करे या फिर ग्रुप में करे, बट चीज़ों को बहुत प्लान करके किया जाए, उसको बोला जाएगा ऑर्गेनाइज क्राइम। वेरी वेरी, ये आप लोगों ने सुना होगा ना कि ग्रुप के अंदर भी लोगों को मार दिया रहता था। तो अगर कोई 5 या 5 से अधिक लोगों ने मिलकर के किसी तरह का कोई मर्डर वगैरह कर दिया, फिर किसी को हानि पहुंचाई, है ना, किस बात के ऊपर, किसी के रेस पर, किसी के कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज को लेकर के, या फिर ऐसे किसी मिलते जुलते कारण की वजह से, तो आपको डेथ भी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद भी मिल सकती है, फांसी की सज़ा भी हो सकती है, या फिर आपको 7 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है। अगर आपने मर्डर किया तो आपको भी पूरा फांसी की सज़ा मिलेगी। आपने किसी को ऐसा बस हर्ट किया, नुकसान किया, तकलीफ़ पहुंचाई, तो आपको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो ग्रुप में मिलकर के किसी के साथ कभी कुछ ऐसा करना भी मत, और लोगों को समझा भी देना, कोई करे भी ना। ऑलराइट, अगेन रिमेंबर्ड, पहले वाला जो पीनल कोड था वो पनिशमेंट पर फोकस करता था, अभी जो फोकस किया जा रहा है वो जस्टिस पर, कि लोगों को न्याय कितना दिलाया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दिस इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, तो इसमें प्रोसीजर है, तरीका क्या होगा, अरेस्ट कैसे करोगे, प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा, ज़मानत कैसे मिलेगी, है ना, उन सब चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया था। तो एक चीज़ ज़रा जान लेते हैं, 2022 का जो हम लोगों ने डेटा पहले है, वी हैव कवर्ड दिस प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, उसमें बताया गया था कि भारत में अंडर ट्रायल का मतलब है कि इनका मुकदमा चल रहा है, ये लोग जेल में हैं, इनको कोर्ट ने फाइनल कन्विक्शन, मतलब वो सज़ा नहीं सुनाई है, ऐसे तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं तो जेल में है, लेकिन इनको सज़ा हुई भी नहीं, पर इनका मुकदमा चल रहा है ना। तो टोटल जो प्रिजनर्स थे उसका 75% तो यही है, मतलब दिस इज़ 3/4 ऑफ द टोटल, ठीक है ना। और ये भी बढ़ा है पहले से ज़्यादा, 2021 के मुकाबले पर पिछले साल से 2% बढ़ गया है, यानी कि मुकदमे ज़्यादा चल रहे हैं, सज़ा कम लोगों को पहुंच रही है। और ऐसे 11,000 से ऊपर लोग हैं जो 5 साल से जेल में बंद हैं, उनका मुकदमा ही चले जा रहा है, उनको कोई सज़ा ही नहीं, उनका कोर्ट का केस ही पूरा नहीं हुआ है। या तो केस पूरा हो जाए तो समझ में आए कि कोर्ट ने उसको सज़ा सुना दी है, पर बिना मुकदमे वो बिना सज़ा सुनाए वो जेल में सड़ रहे हैं बेचारे। इन बातों को ध्यान में रख करके तो CRPC की शुरुआत तो 1861 में हो गई थी, हम लोगों ने इसको एक अच्छे से डिफ़ाइन किया था इस एक्ट को 1973 में,
है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए थे। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट में बताया था, जिसके कारण हम लोगों ने फिर CRPC को बनाया था, क्योंकि पहले वाले में हमने बहुत सारे बदलाव किए थे। नाउ कम्स कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या कुछ है। डिटेंशन ऑफ द अंडर ट्रायल, जिनका मुकदमा चल रहा होगा उनको डिटेन करना है कि नहीं करना। किसी भी व्यक्ति ने अभी जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, जो ऑफेंडर है, अगर उसने 1/3 अपना जो इम्प्रिजनमेंट का था उसको बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। सुनो, इसको मैं समझा देता हूँ क्या होता है। तो उन्होंने ये कहा, एक चीज़ होगी बेल, एक होगी ज़मानत, बॉन्ड। तो बेल तो होता है ज़मानत की, भाई आपको टाइम पे ऐसा ना। बॉन्ड होगा अगेन एक एग्रीमेंट होगा, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जैसे फाइनेंस के अंदर भी होता है ना बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह टाइप के। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा, आपसे एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ साइन करवाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति था, उसने एक अपराध किया, जैसे कि स्टील चोरी किया उसने, और उसने जिस चीज़ की चोरी की थी उस चीज़ के लिए उसको 5 साल की सज़ा होनी, 6 साल की सज़ा होनी थी मान लो। जो कोर्ट में उसके ऊपर जो पिटीशन था, जो चार्जेस लगाए गए थे प्रोसिक्यूटर के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि भाई इसने ये चोरी करी, हम इसको इस वाले सेक्शन के तहत इतने साल की सज़ा दिलवाना चाहते हैं। पर अभी वो कोर्ट ने उस केस को पूरा नहीं किया, कोर्ट में वो केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अगर ये व्यक्ति जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, और इसने मान लीजिए 4 साल, बेसिकली 2 साल इसने जेल में निकाल दिए, 2 साल तक जेल में निकाल दिए, और अभी भी इसका ट्रायल चल रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसका बनता, तो आपने चार्ज लगाया 6 साल वाले जेल का, लेकिन इसको 2 साल हो चुके हैं और केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको बॉन्ड पर बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है। अगर इस व्यक्ति को 3 साल हो गए, यानी कि हाफ पीरियड निकल चुका है, तो उन्होंने कहा कि इसको बेल पर जमानत मिल सकती है, बेल मिल सकती है, ज़मानत मिल सकती है। तो ये किया गया है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, जिसने पहली बार ये गलती करी होगी ना, उसको 1/3 के बाद बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने किसी का मर्डर किया हो, है ना, किसी को अगर उम्र कैद मिलनी हो, उस तरह के व्यक्ति को तो ये वाले एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट बदलाव किया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, खास करके रेप केसेस में, तो ही कैन अलाउ दिस थिंग। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेट कर दिया गया है। ऐसी कोई भी केस जहाँ पर 7 साल तक की सज़ा होनी बनती है, वहाँ पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम हो गया है। तो वो डिपेंड करता है चार्जशीट में कि कौन सा सेक्शन फाइल किया गया है, कि भाई इस व्यक्ति, ये पुलिस करती है कि इस पर ये वाला सेक्शन लगाना है, वो वाला सेक्शन लगाना है ना। अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर अपनी खुद की फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है, तो वो अपने आस पड़ोस वाले राज्य की फैसिलिटी का सहारा ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट का आदेश होने के बाद, ठीक है, आपको अरेस्ट किया गया हो चाहे ना किया गया हो, आपको अपना सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन देना पड़ेगा। वॉइस के सैंपल्स भी लिए जाएंगे, है ना। देखो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। प्रोसीजर की टाइमलाइन में समय दिया गया, जैसे मेडिकल रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी होगी, जजमेंट कब तक देना होगा, है ना। और विक्टिम मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ था, मान लो एक चोर था ए, उसने बी के घर चोरी करी थी, तो बी यहाँ पर विक्टिम हो गया, ए यहाँ पर कल्प्रिट हो गया, अपराधी, है ना। इन्वेस्टिगेशन को लेकर कौन से चार्जेस लगाएगा, ये बात विक्टिम को बतानी पड़ेगी। इन सब के कुछ टाइम फ्रेम बताए गए हैं हमारे इस नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई टफ चीज़ नहीं है। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो था ना, उसके तहत तो भारत के अंदर किसी भी सिविल केस में या किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई भी हमारे जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उसमें सबूत देते हैं ना, तो कोर्ट एविडेंस के ऊपर काम करता है, सबूतों के बलबूते पर काम करता है। तो इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी, है ना। किसी भी तरह के एविडेंस वगैरह को कैसे कंक्लूड किया जाएगा। इसमें प्रॉब्लम जो इशू आ रहा था ना, वो था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आजकल ना टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट देने हैं, है ना, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है, ये सब को भी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे एक्ट में नहीं था, क्योंकि उस समय कहाँ व्हाट्सएप, कहाँ इंटरनेट, कहाँ कुछ था। तो इसको अपडेट करने का यही मोटिव मेजरली देखा गया था। इसमें उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एविडेंस के तौर पर सबमिट किया जाएगा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, सर्वर लॉग्स एट्सेट्रा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी एज डॉक्यूमेंट्स ही माना जाएगा, लेकिन वो राइटिंग्स, मैप और कैरिकेचर के अलावा अलग होंगे। अब कोर्ट ने ये भी अलाउ कर दिया कि आप ऑनलाइन अपना ऑरल एविडेंस भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। जॉइंट ट्रायल्स होगा। जॉइंट ट्रायल में क्या होता है, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था, तीनों ने मिलकर के कोई अपराध किया, डी को कोई नुकसान पहुंचाया, डी ने केस कर दिया। अब इसमें से सी फरार है, बी को पुलिस ने पकड़ लिया, ए को पुलिस ने पकड़ लिया, इन दोनों का ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रायल के अंदर ये माना जाएगा कि इनका ट्रायल, अज्यूम ऐसे किया जाएगा कि सी का ट्रायल भी यहाँ पर चला जाएगा। तो जॉइंट ट्रायल का मतलब हो गया ट्रायल ऑफ वन और मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस।
है ना। तो जो ट्रायल होगा ना मल्टीपल पर्सन का, जहाँ पर एक एक्यूज जो है एब्सकॉन्ड करेगा, ठीक है ना, इसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है, टू एन अरेस्ट वारंट, इसको भी जॉइंट ट्रायल में कंसिडर किया जाएगा। तो ये अगर भाग रहा होगा, पकड़ा नहीं गया होगा, तो इन दोनों के ट्रायल के हिसाब से इसको भी सज़ा मिल जाएगी फिर। ये भी एक चीज़ है। तो भारत के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डीकोलोनाइज करा जा रहा है। अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी चीज़ें दी गई थी उसको हटा करके अब नया लाया जा रहा है। ये बहुत सुंदर है, एक अच्छा कदम है भारत के। हमको ना अपनी इंडियन सिविलाइजेशन को समझना होगा। ये मैटर सिविलाइजेशन की ज़्यादा है, भारत की एक सभ्यता है ना। रिलीजन्स को भी साइड हटा देते हैं, भारतीयता, सिविलाइजेशनल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ज़मीन का, इस धरती का, इस ज्योग्राफी का एक हिस्ट्री है ना, उसकी अहमियत क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। इसको मेंस के लिए भी तैयार कीजिएगा। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे क्या ज़रूरत है इतना बदलाव करने की। पता है इंटरव्यू में एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, वो आपको घुमाएगा, ट्रिक करेगा, बोलेगा भाई नाम तो वही ठीक था ना, सबको याद भी हो गया था, तो भारतीय साक्षी अधिनियम थोड़ा टफ नाम नहीं लग रहा आपको। एग्जामिनर आपको घुमाएगा ऐसे, वो बोलेगा यार हर बार पुलिस वाले के लिए बड़ा ईजी था, आईपीसी शॉर्ट टू रिमेंबर, अब भारतीय न्याय संहिता बड़ा टफ नहीं हो गया। तो वहाँ पर आपको अपनी विटेनेस दिखानी होगी, हाउ स्मार्टली यू कैन आंसर दिस थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो तो जब आप पढ़ते ज़्यादा हो, एक दो दिन में आधा घंटा 15 मिनट किसी के साथ डिस्कस किया करो, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर करके, यू विल गेट मोर नॉलेज। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं। 900+ है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए उसमें मनरेगा का भी पार्ट है।
सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ओरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी इग्नोर करनी है, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था। इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम। बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं। तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा,
उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना है। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ देम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स हैं ना, उनमें एक चीज़, 2 चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज़ करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा
और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विदिन 7 डेज़ आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। एविज 1.2 दैट इज़ क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है 2022 की, इसको रिलीज़ किया है NCRB ने। सो दिस पोर्शन ऑफ NCRB विल क्रिएट क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वन मोर थिंग इज़ लाइक इन प्रीलिम्स दे डेफिनेटली आस्क डेफिनेशंस ऑल्सो। तो व्हाट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? ऐसा कोई केस जहाँ पर जो इंचार्ज ऑफिसर होता है वो इन्वेस्टिगेशन तहकीकात शुरू कर सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, और बिना वारंट के वो अरेस्ट भी कर सकता है, उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। NCRB की शुरुआत 1986 में हुई थी। इनका काम होता है एनालिसिस करना ऑफ द क्राइम डेटा, अपराध से संबंधित कोई भी डेटा होता है उसका। तो टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, नेशनल पुलिस कमीशन के बाद NCRB को बनाया गया था। दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। बेसिकली जो नेशनल डेटाबेस होता है उनको मेंटेन करना होता है, उसमें डिफरेंट चीज़ों के होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंडर्स के भी होते हैं, है ना। जैसे साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए भी नोडल एजेंसी यही है। कोई भी फिंगरप्रिंट्स के लिए रिपोजिटरी यानी कि डेटा स्टोर करने का काम, CCTNS का प्रोजेक्ट है, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क वगैरह, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस तरह की रिपोर्ट्स बनाने का काम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। ये ना एक सिद्धांत पर काम करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ऑफेंस रूल क्या होता है? मान लीजिए कोई FIR फाइल की गई थी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बहुत सारे केसेस के अंदर FIR आई थी। अब इसमें ना डिफरेंट टाइप के घिनौने अपराध थे, ठीक है। अब इनमें से मान लीजिए एक के अंदर 4 साल की सजा थी, एक में 7 साल की, एक में 6 साल की, 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की। तो बहुत सारे ऑफेंसेस रजिस्टर होते हैं एक सिंगल FIR के अंदर। एक FIR थी, FIR सिंगल थी, उस एक FIR में ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। इनमें से जिसकी मैक्सिमम जो वो होती है ना पनिशमेंट, उस वाले को डेटा में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सबको रिपोर्ट में ऐड नहीं करते, मतलब एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट में ऐड नहीं करते। जो मोस्ट हीनियस होता है उसको ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। आगे फिर ये डेटा है, अब ये जो डेटा है फर्दर ये आपको मेंस में यूज़ करना है। तो ओवरऑल जो क्राइम था वो 4.5% तक गिर गया है 2022 में। तकरीबन आप कह सकते हो कि 60 लाख के आसपास केसेस जो थे कॉग्निजेबल वो रिकॉर्ड किए गए थे। महिलाओं के खिलाफ 4% तक अपराध बढ़े हैं, है ना। 2022 में तकरीबन 4.5 लाख केसेस थे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो थी वो थी उनके पति या फिर उनके रिश्तेदारों के द्वारा जो उनके ऊपर क्रूएलिटी की गई थी। बच्चों के अगेंस्ट, छोटे बच्चों के चाइल्ड के अगेंस्ट इंक्रीमेंट देखने को मिला था बहुत ज़्यादा। सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ भी जो क्राइम था वो 9.3% तक। तो इन 2-3 चीज़ों में आप देखोगे बढ़ोतरी हुई है। 2022 में बच्चों के खिलाफ 1.6 लाख केस थे। 2022 में सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ 28,000 केस थे। जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो उसमें भी इंक्रीज़ हुआ था। SC के अगेंस्ट 13% है, ST के अगेंस्ट 14.3 है। साइबर क्राइम भी 24% तक इंक्रीज़ हुआ है। मैक्सिमम आप देखोगे साइबर क्राइम में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। एनवायरनमेंट वाले क्राइम 17.9% तक नीचे आए, उसमें मैक्सिमम सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स वाले जो केसेस थे उसमें आए थे। फिर नॉइज़ पोल्यूशन के केसेस थे। स्टेट के अगेंस्ट, है ना, स्टेट मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ 8.6% के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उसमें भी मोस्टली जो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी था ना, वहाँ पर 78% केसेस आए थे। तो अभी डेटा है जो मैंने अंडरलाइन किया ना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन नहीं करी थी, क्योंकि ना देखो डेटा का ऐसा होता है कि यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा डेटा लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, कौन सा याद रह पाएगा। देखने को बड़ा लुभावना लगता है ना कि भाई क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स में सिंपल हर्ट हुआ था, थेफ्ट हुआ था, बट डू यू रियली थिंक कि आपको ये सब याद रह पाएगा? बट इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर ना कि सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ 9.3% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, दिस साउंड्स लाइक एन इम्प्रेसिव डेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कम से कम भी नहीं तो 150 के आसपास डेटा याद करना पड़ेगा। तो कीप इट सिंपल, कीप इट गुड,
है ना, भरो मत अपने आप को, ओवर बर्डन मत करो, यूज़ ओनली स्पेसिफिक डेटा विच विल बी वेरी रेलिवेंट टू रिमेंबर एंड टू राइट डाउन इन द एग्ज़ाम। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को लेकर के। इससे पहले भी हम लोगों ने 2021 की, 2020 की, 2019 की रिपोर्ट्स को भी कवर किया था। तो पिछली रिपोर्ट का आपकी चॉइस है, वैसे पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं, बट वो अलग अलग न्यूज़पेपर में भी आई हुई थी, तो माइंड मैप्स में हम लोगों ने कवर भी किया है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी इट फ्रॉम द माइंड मैप्स ऑल्सो। पर 1.3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका एक्ट है 2023 का। राष्ट्रपति जी ने इसको असेंट, इसको अपनी सहमति दे दी है। तो ये जो बिल था अब ये बन चुका है एक्ट। तो उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, है ना। पहले हमारा 1991 का था इलेक्शन कमीशन, उसमें कंडीशंस क्या थी, सर्विस की, इलेक्शन कमिश्नर्स की, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस की। उस एक्ट को रिप्लेस करके अब हम लेके आए ये नया एक्ट। तो हम लोग जानेंगे इससे संबंधित एक केस है ना, इस एक्ट का एम क्या था, किस तरह के बदलाव लाने थे, एंड वेरी वेरी अदर थिंग्स। डू रिमेंबर इलेक्शन वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मेंस में हर बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, हर बार। यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक एट एनी कॉस्ट। शुरुआत अगर करें तो आप लोगों ने आर्टिकल 324 पढ़ा होगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर बात की गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हेन इट कम्स टू कि ये एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये संविधान में मैंशनड है इस ऑफिस के बारे में। देर आर सर्टेन ऑफिसेज विच आर नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे आर इधर भी, अगर वो किसी एक्ट से बनाए गए थे तो हम उसको स्टैट्यूटरी बोल देते हैं, है ना। अब जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग तो ना कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है और उसका एक्ट को तो हमको कहीं मिलता नहीं, तो हम उसको बोलते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कुछ बॉडीज़ होती हैं जो एक्ट से बनाई जाती है, उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़। कुछ बॉडीज़ है जो संविधान में मेंशन्ड है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर एवरी ईयर देयर इज़ वन और द अदर क्वेश्चन, इधर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मेंस में आता है, और इलेक्शन कमीशन भी हर बार रहता है। फिर इसके एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो, उनका जो पावर वगैरह होती है वो आर्टिकल 324 के पास होती है। तो टाइम टू टाइम कितने नंबर होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ना प्रीलिम्स में पूछता है यूपीएससी आपसे, कौन डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं समय से कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा। दिस पोर्शन प्रीलिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं हमारा जो नया एक्ट आया उसकी। तो किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगा, कितने समय तक रहेंगे, है ना, किस तरह से ये अपना सारा काम काज करेंगे, वो सबको सेट करेगा ये वाला एक्ट। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कैसे करेंगे, एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और एक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होने वाले हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, एक्चुअल में अगर आप देखोगे ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही थी इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर के, इस बिल को लेकर के। उन्होंने कहा था कि ये जो आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है ना, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना बहुत ज़रूरी था, आपने उनको क्यों रिप्लेस कर दिया। अगर आप आगे जाकर के देखोगे ना कंसर्न के अंदर, तो इसमें सिलेक्शन कमेटी के अंदर बेसिकली यही चीज़ बात करने की गई थी कि जो सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटीज़ हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों हटा दिया गया था। तो आगे चलते हैं, सर्च कमेटी भी होगी। तो सर्च कमेटी में 5 लोग होंगे जो सिलेक्शन कमेटी को हिसाब से काम करेंगे। इसमें मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको हेड करेंगे। कौन व्यक्ति बन सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन बनेगा इलेक्शन कमिश्नर, तो सेक्रेटरी लेवल की रैंक होनी चाहिए और उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्शंस को कंडक्ट करने का, यानी कि उस फील्ड से कनेक्टेड लोग होने चाहिए। सैलरी उनकी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होने वाली है। 6 साल तक का टर्म पीरियड होगा या फिर 65 की एज। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। रीअपॉइंटमेंट फॉर दिस पोजीशन रिमूव करने का तरीका वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है ना। और अपनी मर्जी से अगर समय से पहले अगर उनको रिज़ाइन करना है किसी और पर्सनल रीज़न से, तो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख करके अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। अब हुआ ये ना, 2023 में अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो एक कमेटी होगी, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी होंगे
ऑपोजिशन के लीडर होंगे पार्लियामेंट से और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि जो जजमेंट में था उसमें कहा था कि कमेटी रिकमेंडेशंस देगी प्रेसिडेंट को, ठीक है, अनटिल पार्लियामेंट ने कोई अलग से कानून ना बनाया हो तब तक, ये भी था। अब पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया है। पार्लियामेंट ने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी में ये 3 चीज़ें हमने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, ना कि कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये थोड़ा सा एक बदलाव है यहाँ पर, इसी बात को लेकर के चीज़ें हैं। कंसर्न क्या है? इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को लेकर। भाई सिलेक्शन कमेटी के अंदर मोस्टली तो गवर्नमेंट के ही मेंबर्स हैं ना। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर इज़ द रूलिंग गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इज़ बाय प्राइम मिनिस्टर, अगेन इट्स रूलिंग गवर्नमेंट ये ना। तो उन्होंने कहा था कि आपने चीफ जस्टिस को ड्रॉप कर दिया है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के ने इस केस में 2023 वाले केस में बोला भी था आपको। तो ये इसका मतलब ये होता है कि व्हेन इट कम्स टू दी बीइंग दी ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, क्या वो ऑटोनमस है, क्या वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले पाएंगे या फिर वो रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे, इस बात को लेकर के काफ़ी शोर हुआ भी था। फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी सिलेक्शन कमेटी के अंदर ना थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा। तो मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा के, वो अगर वेकेंट है क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो ऐसे केस के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ही रहेंगे। ये देखो, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है बिकॉज द लोकसभा हैज़ डिसॉल्व, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी है ना, वैकेंसी को लेकर के। फिर उन्होंने कहा कि जो सर्च कमेटी बनेगी 5 लोगों की, है ना, तो सिलेक्शन कमेटी चाहे तो सर्च कमेटी के दिए हुए नाम के अलावा किसी और को भी चूज़ कर सकती है। तो मतलब कि सर्च कमेटी का तो रोल ही आपने खारिज कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ना थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है ना। तो क्राइटेरिया ऑफ सीईसी टू सिविल सर्वेंट्स, आपने ये कहा कि सेक्रेटरी बनेंगे इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। तो इसमें मोस्टली तो सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स ही आने वाले हैं, बट देयर कुड बी समवन एल्स हु इज़ नॉट इनटू सेक्रेटरी पोजीशन, हु इज़ नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड बट हु इज़ मच मोर एलिजिबल। तो आपने लिमिटेशन डाल दी है कि इतने ही लोग एलिजिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई और होगा जो क्वालिफाइड हो। फिर उन्होंने कहा कि जब अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर को, तो इनमें इक्वालिटी नहीं, अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो दोनों को सेम लेवल पे लेके आने की ज़रूरत थी, वो लाए नहीं। फिर आपने ये तो कह दिया कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन दीज पोजीशंस, बट आपने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि क्या आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन क्या वो किसी और सरकारी ऑफिस में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सिमिलर थिंग हैपन इन द 1991 एक्ट ऑल्सो। इस वाले एक्ट में भी इस बात को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। अभी भी कोई स्पष्टीकरण आप देखोगे सिमिलर टू दिस एक्ट, इस बार भी ये वाला एक्ट साइलेंट है कि फर्दर अपॉइंटमेंट इनका हो पाएगा किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में या नहीं। तो ना हाँ की है ना की है, साइलेंट है। अब आगे क्या करें हम? भाई ये जो सिलेक्शन कमेटी, इसमें थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज एक गोस्वामी कमेटी आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी कहा था कि इसके अंदर वी नीड टू इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट के बाद भी गोस्वामी कमेटी ने कहा था कि इनको एलिजिबल, मतलब दे शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस, चाहे बेशक से इनको गवर्नर भी मत बनाओ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर आप इनको अपॉर्चुनिटी दे देते हो गवर्नर की, तो हो सकता है कि इंक्लिनेशन हो जाए, पीछे से कुछ नेक्सस बने, कुछ ऐसे कि आप हमारा ये वाला काम अभी करा दो, फिर बाद में हम आपको ये वाली पोजीशन दे देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस होना चाहिए, है ना। तो खुद का सेक्रेटेरिएट होना चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप से काम कर सके, किसी के दबाव में काम ना करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि सभी मेंबर्स को इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये हमारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी कहा था। तो जो रिमूवल प्रोसीजर होता है इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो होता क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास थोड़ी पावर होती है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा टॉपिक। बट इफ़ आई टेल यू दिस थिंग ना, तो ये बहुत सारे माइंड मैप्स हैं अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स का, ठीक है। ये पुराना टॉपिक था, बट पता है इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी हैं। तो ये जो टॉपिक है ना इलेक्शन कमीशन वाला पूरा का पूरा, इसमें बहुत कुछ आता है। देयर आर लॉट्स मैनी थिंग्स, लाइक इलेक्शन कमीशन कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को टैकल करता है ना। और इलेक्शन में फ्रीबीज भी आते हैं, ये सब आपके मेंस में एग्जाम में पूछे भी हुए हैं अक्सर। इलेक्शन के लॉज वगैरह में अमेंडमेंट करने की बात की गई थी, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। देन इलेक्शंस और टेक्नोलॉजी, यही चीज़ें हैं जो आपको नंबर दिलाती हैं एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत सारे माइंड मैप्स हैं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं कनेक्ट होते हैं माइंड मैप्स के साथ। तो इफ़ यू डाउनलोड देम, यू हैव ए कलेक्शन, तो आप इजीली उनको फिगर आउट कर सकते हो। कोविड टाइम्स के अंदर इलेक्शन का क्या था, अब ये वाला कोविड टाइम वाला हो चुका है, बट एक बार इसको हल्का से, इसमें सब समराइज तरीके से हैं, इसको आप रीड कर लोगे ना, इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी। वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी समय तक एक्टिव रहने वाला है टॉपिक, जब तक कि एक्चुअल में ऐसा हो नहीं जाता। साइमल्टेनियस इलेक्शन सिमिलर टू दैट, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इट्स ईजी टू गो थ्रू देम थ्रू द माइंड मैप्स। ये टॉपिक आपका
में ये इस तरह के जो टॉपिक है ना, इसे कंडीशंस एंड ऑल, दिस विल बी फॉर द प्रीलिम्स, बट व्हेन इट कम्स टू कि नया एक्ट आया है तो दैट होल्ड्स रेलेवेंस फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट 4, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स। 2023 का हमारा ये एक्ट है। तो इसके पहले जो एक्ट था वो था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 का, उसको रिप्लेस किया गया था। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास में कितने सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह जो थे, बुक्स थी, उनको बैन किया गया था, है ना। जर्नल्स वगैरह थी, उनको अंग्रेज सरकार बैन कर देती थी क्योंकि भारतीय अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करते थे इसके तहत, और अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी क्योंकि फिर भारतीय लोग रिबेलियस हो जाएंगे, मूवमेंट क्रिएट करेंगे, अपना मैसेज पहुंचाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग प्रेस और रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट था ना 1867 वाला, उसको हल्का सा ब्रीफ में देखेंगे। नए कानून को लाने का कारण क्या था इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों का एक कंपैरिजन भी करेंगे कि नए वाले में पुराने वाले में अंतर क्या है। नए वाले कानून को लाने से, एक्ट को लाने से, और वी कैन से जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, जो रिफॉर्म किए गए हैं, उसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दिया है ना। अब ये जो बिल था अब ये पास हो चुका, अब ये एक्ट बन गया है। तो ये तो आपको पता होगा कि बिल जब तक होता है, जब तक वो पार्लियामेंट में रहता है, प्रोसेस में रहता है, जब उसको फाइनल एसेंट मिल जाता है फिर वो एक एक्ट, एक कानून बन जाता है। लॉर्ड वेल्सली के अंदर 1799 में एक प्रेस एक्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का प्रेस, तो समझते हैं ना आप लोग, प्रिंटिंग वाला काम है ना, न्यूज़पेपर वगैरह छपना, कोई मैगजीन छपना, इन चीज़ों को बैन करते थे। इसको ये बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बट वेल्सली वाला तो आप एनीवे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। फिर 1823 में एक ऑर्डिनेंस भी निकाला गया था, उसमें कि जो गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स, उनके द्वारा, तो उन्होंने भी कहा था कि कोई भी प्रेस ना बिना रजिस्ट्रेशन के आगे प्रोसेस नहीं करेगी। जब तक हमारे अंडर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आप नहीं करोगे। तो आप लोगों ने मिरत उल अकबर के बारे में सुना ही होगा, राजा राम मोहन रॉय का, है ना। उसका पब्लिकेशन रोक दिया गया था अंडर दिस लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस के तहत। 1835 में मेटकाफ के अंडर भी आया था ये। इसको थोड़ा सा लिबरेशन मतलब एक फ्रीडम की तरह देखा गया था। तो देयर वर सर्टेन वाइसरॉय, सर्टेन गवर्नर जनरल्स हु वर इन फेवर ऑफ द प्रेस, सर्टेन हु वर नॉट इन द फेवर। तो ये आपको एनीवे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग पॉलिटी का टॉपिक देख रहे हैं इस तरीके से। तो इसलिए उनको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोला गया था। उन्होंने एक आज़ादी दी थी कि ठीक है, यू कैन एक्सप्रेस योर थाट्स, योर ओपिनियन थ्रू द प्रेस। तो डिफरेंट थे, कुछ गवर्नर जनरल, कुछ वाइसरॉय जैसे आते थे जो अलाउ नहीं करते थे। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में इंडियन वर्नेकुलर प्रेस आया था, उसके बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी 1835 से 1857 में। 1857 में आता लाइसेंसिंग एक्ट, क्योंकि रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट के टाइम पर तो अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम हो गई थी बहुत सारी, है ना। उसने लाइसेंस की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा आपको, वो तो एक पॉइंट है, आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ये भी एक चीज़ हो गई थी। 1867 के आता है प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स का, ये आता है जॉन लॉरेंस के अंडर। तो हर एक आर्टिकल जो प्रिंट होगा, ठीक है, उसमें प्रिंटर का नाम, पब्लिशर का नाम, पब्लिकेशन सब कुछ होना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये था कि सारे प्रिंटर के ऊपर अब सरकार, जॉन लॉरेंस का आइडिया था कि कंट्रोल करना चाहता है, हमें पता होना चाहिए कौन कब कैसे क्या प्रिंट कर रहा है। फिर अमेंडमेंट्स बाकी भी किए गए थे 1870 में, 1983 में भी। अब क्या है ना, ये जो प्रोसेस था ना रजिस्ट्रेशन का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। इसको गवर्नमेंट थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश कर रही है, एंड बहुत सारी रुकावटें आ रही होती हैं उनको हटाने की। फिर भारत के आज के दौर के अंदर ना चीज़ें बदल चुकी हैं, सरकार का शासन का तरीका बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो पुराने वाले को ना प्रेजेंट के साथ मैच कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले वाले के अंदर ना जो पेनल्टीज़ होती ना, वो भारत के नीतियों के तहत नहीं थी। हमारे जो इंडियन इथोस है ना, भारतीय कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से पेनल्टीज़ नहीं थी, वो अंग्रेजों के हिसाब से थी जो उनको फ़ायदा दे, भारतीयों को नुकसान करे। अगेन जैसे कि जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे ना हमारे, जैसे आईपीसी वगैरह के अंदर भी, उसमें हमने पढ़ा था ना आईपीसी सीआरपीसी में, अर्लियर इट वाज मोर अबाउट पनिशमेंट्स, नाउ इट इज़ मोर अबाउट जस्टिस। तो कोई भी पेनल्टी होगी इट वुड मोर अबाउट जस्टिस। चलो थोड़ा सा ना कंपैरिजन कर लेते हैं। पीरियोडिकल्स का अंदर कोई बुक या कोई साइंटिफिक एकेडमिक जर्नल्स नहीं आता, तो बुक्स जो हैं वो इस एक्ट के बाहर रखी गई हैं अभी, ये बात ध्यान में रखना। 1867 वाला जो एक्ट था उसमें न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स और बुक्स सभी का रजिस्ट्रेशन एक साथ होता था। यहाँ पर अभी बुक्स को इस एक्ट से बाहर रख दिया गया है, तो कोई जर्नल होगी, साइंटिफिक बुक वगैरह वो इसमें पार्ट नहीं लगी। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है पीरियोडिकल्स के लिए। फॉरेन पीरियोडिकल्स का कोई प्रोविज़न था ही नहीं। यहाँ पर हमने बात किया गया है फैक्समाइल। अब ये मुझे ना, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन देखने की कोशिश भी की थी, बट आई कुडंट फिगर आउट वेरी इजीली व्हाट इज़ अ फैक्सिमिली। तो बेसिकली किसी ओरिजिनल का अगर आप एक कॉपी बनाने की कोशिश करते हो ना, तो भारत में वो इंडिया में प्रिंट किया जा सकता है किसी ओरिजिनल का कॉपी भी, है ना, लेकिन उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले
परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार बोलेगी करना है तो आप करना। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में तो उसमें डिक्लेरेशन करना कि भाई ये प्रिंटिंग प्रेस है, वैलिड है या नहीं, उस सब के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनको ये अधिकार दे दिया गया है। वो प्रेस रजिस्ट्रार के पास एक डिक्लेरेशन भी दे देंगे, फिर वो सर्टिफिकेशन दे देंगे। तो ये था 1867 में ऐसे। अब जो एक्ट है उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वाया ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। और जो भी आपकी वहाँ आपके एरिया की लोकल अथॉरिटी होंगे, आप उनके तहत रजिस्ट्रेशन करा करके प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। यू सी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, चीज़ों को आसान कर दिया गया। पहले ये ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था पुराने में, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रावधान ला दिया गया। अगर प्रिंटिंग प्रेस का रजिस्ट्रेशन करना है तो देखो दोनों में डिफरेंस होता है। डिक्लेयर करना कि ये प्रिंटिंग प्रेस है या नहीं, फिर डिक्लेरेशन के बाद एक रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो उसमें पहले प्रिंटिंग प्रेसेस को डिक्लेयर कौन करता था? डीएम। अब ये जो एक्टर्स ने कहा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की वो ऑनलाइन पोर्टल से ही आप कर सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी सज़ा देनी होती थी कि प्रिंटिंग प्रेस ने हमारे रूल्स के अगेंस्ट जाकर के कुछ प्रिंट किया होता था तो सज़ा होती थी, है ना, 6 महीने तक की, जो भी एक्ट का आपने वॉयलेशन था। तो उस तरह का जो ये अंग्रेज़ों का जो ये सिद्धांत था ना, उसको हटाने की कोशिश की गई थी, है ना। अब जेल का कोई टर्म नहीं होगा, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा अगर आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ किया तो जेल में नहीं जाओगे आप। पहले आप जेल में चले जाते थे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर थी, ओके। अब ये जो है उसने कहा कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल जो होंगे वो किसी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण ये भी हुआ करता है कि डीएम वगैरह बनने का लोगों को बड़ा शौक था। उस टाइम डीएम को बहुत ज़्यादा पावर थी। पावर तो ऐसी बात नहीं, ये कहेंगे कि अब भी नहीं है पावर, तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया गया है डीएम के थ्रू। फ़ायदा क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया गया है, प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया गया है ना, पब्लिशर को डिफ़िकल्टी कम से कम हो, और बहुत सारे डीक्रिमिनलाइज भी की गई हैं वायलेशन वगैरह। पहले पनिशमेंट थी, अब उसको फाइन भी कन्वर्ट कर दिया गया है। कोई प्रोसीजर कैसे होगा, है ना, उन चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दे दी गई है। ऑनरशिप कैसे होगी, ट्रांसफ़र कैसे होगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो ये जो पूरा का पूरा 2023 वाला जो भी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है ना, ये फ्री प्रेस को ध्यान में रख के इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर आप देखोगे तो मेजर फोकस इज ऑन द डिजिटल गवर्नेंस, है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हर एक चीज़ को एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी की तरफ लेके जाए। सच के एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप मेंस में यूज़ करते हैं, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, है ना। ऐसे कीवर्ड्स का मैंने कलेक्शन दिया हुआ है नीचे, अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो अभी तो उसमें बहुत सारे कलेक्शन, वो डाउनलोड का बटन भी वहाँ पर है, वहाँ जाके डाउनलोड भी कर सकते हो आप। आई डोंट नो हाउ रेलिवेंट दिस विल बी फॉर द यूपीएससी, बट सिंस एक अच्छा बदलाव किया गया है काफ़ी पुराने एक्ट में, तो उसके हिसाब से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसको पढ़िएगा। हिस्टोरिकली कौन सा एक्ट कौन लेके आया था, हु वाज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये चीज़ें यूपीएससी आपसे थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में पूछता है। तो यहाँ पर अगर आपको याद ना भी रहे कि कौन से गवर्नर ने, कौन से वाइसरॉय ने क्या लेके आए थे, वो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में एनीवे पढ़ते ही वहाँ पर। पॉइंट 5, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023 की। तो प्रेसिडेंट ने इस बिल को भी एसेंट दे दिया था। इससे पहले जो हमारे पास इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था ना, वो 138 ईयर 138 साल पुराना था। तो अगर आप देखोगे 1885 का था हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, फिर 1933 में हम लोग इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट लेके आए थे। 1950 में हम लोगों ने टेलीग्राफ वायर्स के अनलॉफुल पोजीशंस के ऊपर एक्ट लेके आए थे, है ना। देन हमारा जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ट्राई बोलते हैं, उसका भी एक्ट आया था। अब टेलीकॉम तो आप समझते होंगे, है ना, सेल फोन वगैरह कनेक्ट करना, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन को लेकर के, टेली कम्युनिकेशन, तो उसको रेगुलेट करना। रिमेंबर, कंट्रोल एक नेगेटिव कॉनोटेशन में होता है, रेगुलेशन एक पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है। 1850 के अंदर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी कलकत्ता से। अब ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट है जो आपको याद रखना होता है। 1885 के अंदर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आया था, ये भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से याद रखना होता है। 1933 के अंदर इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट आया था, ये फिर भी इतना यूपीएससी रेलेवेंस में नहीं पूछा क्योंकि 1933 के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। 1997 के अंदर ट्राई कौन से साल में बना था, उस हिसाब से ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बन जाता है। द मोस्ट रेलिवेंट एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेलीकम्युनिकेशंस इज IT एक्ट 2000। इसमें हम लोग पूरा का पूरा साइबर डोमेन को रेगुलेट भी करते हैं IT को लेकर के। सो ये वाला जनरली इस तरह की हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन इन टू न्यूज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से न्यूज़ में रहता है, ये अक्सर बना रहता है IT वाला, और ये चीज़ें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स के थ्रू याद रखनी होंगी। अभी क्या किया है, जो नया हमारा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है ना, उसमें उन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा नहीं, ऑक्शन से होगा, और पहली बार हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करने वाले हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पर होता भी है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन के अंदर ना फ्रिक्वेंसीज वगैरह दी जाती हैं, जैसे जियो हो गया, है ना, एयरटेल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम परचेज़ करते हैं।
तो गवर्नमेंट को जो सैटेलाइट वगैरह यूज़ करनी होती है गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, उसके लिए इनको पैसा देना पड़ता है सरकार को। अब इस पर्पज़ में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज, BSNL, MTNL, है ना, इन सबको ध्यान में रख के उन्होंने कहा था कि स्पेक्ट्रम को हम ऑक्शन के तहत देने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस को बेहतर किया जा रहा है ग्लोबली। अगर आप देखो कि दूसरे देशों के अंदर भी कुछ देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड। अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। जो चेयरपर्सन होंगे उनका कम से कम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 30 साल का होना चाहिए और बाकी मेंबर्स का कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड से कनेक्टेड, है ना। एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया जाएगा जो किसी भी तरह की ऑफेंस की इंक्वायरीज पे काम करेगा, और कोई अपील वगैरह होंगी, है ना, तो उसको हम लोग TDSAT के साथ, यानी कि टेलीकॉम का डिस्प्यूट सेटल करने का एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, जो ट्रिब्यूनल होता ही है उसके साथ 30 दिन के अंदर अंदर उसको सॉर्ट करना होगा। तो यू सी थिंग्स आर बीइंग चेंज, लिटिल मॉडिफाई, रिफॉर्म्स किया जा रहा है। जो उपभोक्ता होंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि उनको हर एक तरह की चीज़ों के, जैसे DND के रजिस्टर मेंटेन करने होंगे, कोई मालवेयर वगैरह रिपोर्ट करना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ मेजर्स प्रोवाइड करेगी, ताकि भाई किसी भी तरह का, जैसे आप लोगों के पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कंपनीज़ वगैरह के, तो आप चाहें तो उसको DND लगा सकते हैं कि मुझे ऐसे मैसेजेस रिसीव नहीं करने, ताकि उपभोक्ता को किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी स्पैमिंग भी ना हो। तो राइट ऑफ वे होता है, जैसे कि कोई टावर वगैरह लगाने होते हैं ना, एयरटेल का टावर, जियो का टावर, ये सब चीज़ें लगानी होती हैं। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज समथिंग, इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कुछ एंटिटीज़ जिनको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ज़मीन किराए पर लेनी है या फिर ज़मीन को परचेज़ करना है, तो उनके लिए राइट ऑफ वे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर करें चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। ये टॉपिक पहले भी आया था, हम लोगों ने पहले भी इसको न्यूज़ इन शॉर्ट में डिस्कस किया था। इंटरसेप्शन और सर्च, कोई आपकी कॉल वगैरह को मतलब इंटरसेप्ट तो नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है पीछे से, तो मैसेजेस कैन बी इंटरसेप्टेड, मैसेजेस कैन बी मॉनिटर्ड, ब्लॉक भी किया जा सकता है अगर बात आती है देश की सुरक्षा को लेकर के, है ना। किसी तरह का कोई अपराध हो, उससे बचाने की अगर नौबत आती है तो सरकार ऐसा कर सकती है। टेलीकॉम वाली जो अथॉरिटीज़ होंगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए होगा किसी भी तरह का नई टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। कोई रेडियो इक्विपमेंट वगैरह बड़ा लेवल का खरीदना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बेसिकली जो मिनिस्ट्री होगी, उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म्स को इसके अंदर नहीं रखा गया है, ठीक है, वो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंदर नहीं, उनके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। हम लोगों ने OTT का टॉपिक पढ़ा है 2 बार पिछले 6 महीने में ही। फिर डिजिटल भारत निधि, पहले एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हुआ करता था, उसको रीनेम करके भी बता दिएगा डिजिटल भारत निधि। तो टेलीकॉम सेक्टर में रिसर्च और R&D के लिए ना एक फ़ंड है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, उसका इस्तेमाल करके टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम किया जाता है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस, है ना। अब जैसे एक चीज़ और थी, भारत और चाइना का जो बॉर्डर स्किर्मिशेस हुए थे ना, बॉर्डर स्किर्मिश मतलब कि सीमा के ऊपर जो मुठभेड़ वगैरह हुई थी 2020 के अंदर, तो उसमें क्या किया था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग ना कोई भी तरह का टेलीकॉम इक्विपमेंट इस तरह के देश से नहीं लेंगे, दूसरे देश से नहीं खरीदेंगे। तो उस टाइम पर वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, कोई एक्ट नहीं था। अब उस चीज़ को गवर्नमेंट ने ना एक काम कर दिया, उन्होंने कहा कि हम इसको एक एक्ट का हिस्सा बना देते हैं, कानून का हिस्सा बना दिया है। तो कल को किसी और देश के साथ भी अगर भारत का कोई ऐसा मुठभेड़ होता है ना, तो एज़ पर दिस एक्ट वो एक हॉस्टाइल नेशन कंसिडर होगा, और उस तरह के हॉस्टाइल नेशन से हम लोग कोई भी टेलीकॉम का इक्विपमेंट आयात इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। पर इस कोई भी एक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ कंसर्न तो देखो बने ही होते हैं ना, कुछ चीज़ें जो इन पर थोड़ा डाउट होता है। प्रिवेसी को लेकर उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग करेंगे मैसेजेस की, इंटरसेप्शन करेंगे, अगर उसका गलत इस्तेमाल किया गया तो, है ना। हो सकता है कि कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन उसमें फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी भी तो इन्फ्रिंज हो रहा है, आप किसी की निजता के ऊपर उसकी डेटा को यूज़ कर सकते हो। कुछ डेफिनेशंस के ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो किस तरह की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसमें व्हाट्सएप एडिड है या नहीं है। अब व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो उसमें मैसेजेस भी जाते हैं, तो इज़ दैट पार्ट ऑफ दिस एक्ट और नॉट, तो ये डेफिनेशन में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सरकार का काम होगा कि वो इस एक्ट के 3रे शेड्यूल के अंदर किसी भी तरह के ऑफेंस को, अपराध को ऐड कर सकती, रिमूव कर सकती है जस्ट बाय नोटिफिकेशन, है ना। तो ऐसा बोला जा रहा था कि इस तरह के बदलाव तो पार्लियामेंट के थ्रू करवाने चाहिए ना। आप अपनी अगर नोटिफिकेशन से ही चेंज करते रहोगे तो फिर तो आप कुछ भी बदलाव करते रहोगे। तो ये भी एक चीज़ थी कि यार आपको लेजिस्लेशन मतलब सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू ही उसमें बदलाव करवाओ, अपनी मर्ज़ी से आप करते रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो जो भी है, बहुत सारे इश्यूज़ जो थे उनको सॉल्व किया गया था, खास करके जो मेजर फोकस था वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन पे था। अब ये ऑक्शन के तहत होगा और ये एक्ट के अंदर आ गया है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट क्या करती है, नई चीज़ों को पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करने की कोशिश करती है, बट नाउ दिस इज बिकम पार्ट ऑफ द एक्ट। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, उन सबको बेहतर किया गया है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच पे काम किया गया है,
and it's a beautiful act that has come out. 6. Abrogation of Article 370. सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि जो सरकार ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 को हटाया था वो वैलिड है. इट्स ओके, एवरीथिंग वाज लीगल विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द लीगल एस्पेक्ट्स ओनली. कहानी क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग अभी रिसेंटली बिल्कुल नए नए 6 महीना 5 महीना 1 साल की प्रिपरेशन में आए हैं, उनको ज़रा हल्की सी कहानी हम थोड़ा सा बता देते हैं. अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था. उन्होंने कहा था कि हमारा जो उस समय जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग राज्य क्रिएट करने, अलग देश क्रिएट करने की बात चल रही थी. उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता हूँ और अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का ही एक हिस्सा बन जाएगा. उस समय पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था. आर्टिकल नंबर 370 ऐड किया गया था. ये था पार्ट 11 में और इसको टाइटल दिया गया था कि टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, यानी कि इसको बदला जा सकता है. तो फिर ये आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 में ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहाँ पर डिफेंस, जो फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन होगा, ये पार्ट करेगी भारत की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब जम्मू एंड कश्मीर अपने अलग संविधान के हिसाब से रूल करेगा. आर्टिकल 1 के अंदर जहाँ पर हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की, इसके अलावा और आर्टिकल 370 खुद के अलावा कोई भी संविधान की चीज़ जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होती थी. अगर आप देखोगे कि वहाँ पर 73rd 74th अमेंडमेंट भी लागू नहीं होता था. भारत के राष्ट्रपति संविधान के तहत कुछ बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको जम्मू कश्मीर की जो सरकार होगी उसके साथ सलाह सहमति करनी पड़ेगी. आर्टिकल 370 अपने आप में अमेंड नहीं किया जा सकता, रिपील नहीं किया जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर की ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसकी इजाज़त दे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसकी इजाज़त दे. ये सब वहाँ पर लिखा हुआ था पहले. आर्टिकल 370 के तहत बन के आता है आर्टिकल 35A, जिससे पावर मिलती है जम्मू कश्मीर की असेंबली को कि वो बताएंगे कि परमानेंट रेजिडेंट कौन होने वाला है स्टेट के अंदर, उसके राइट्स क्या होंगे, उसके प्रिविलेज क्या होंगे. तो एक तरीके से एक अलग से संविधान चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर का, स्पेशल राइट्स मिले हुए थे. अब 5 अगस्त 2019 को हमारे प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर. ठीक है, उसके तहत उन्होंने कहा था कि एक सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अब एब्रोगेट कर दिया जाता है, और सिंस आर्टिकल 370 हट गया था तो आर्टिकल 335A भी ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो जाता है. इसके तहत पार्लियामेंट लेके आता है एक नया एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. उसने स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया, मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए. तो अभी 2 हिस्से थे, तो जम्मू अलग हो गया और कश्मीर वाला पार्ट अलग हो गया. कुछ लोगों ने इस बात को लेकर पिटीशन डाले कि सरकार ने जो स्टेप उठाया था ये संविधान के अगेंस्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था. इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ये केस चला लंबे समय तक, 2019 से अभी तक, है ना. बहुत सारे पिटीशंस थे, बहुत सारे रूलिंग्स थी, बहुत सारे केसेस को पढ़ा गया था. अच्छा, ये जो बात थी ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा. और आर्टिकल 370 को हम रिपील तभी कर पाएंगे, उसका रिपील तभी होगा जब जम्मू और कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी ना वो उसकी इजाज़त देगी. तो हुआ ये था ना, जिस टाइम पर 2019 में सीन चल रहा था वहाँ पर लगा हुआ था प्रेसिडेंशियल रूल. तो जब प्रेसिडेंट का रूल लगा होता है वहाँ पर, उस टाइम पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में. तो एज़ पर द प्रेसिडेंट रूल वो जो सारी पावर होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो चली जाती है प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत हम लोग इस आर्टिकल को पूरे को 370 को एब्रोगेट करते हैं. अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया है, तो ये अब आर्टिकल 370 का मैटर ख़त्म. जब इसका बाइफर्केशन किया गया था उन्होंने कहा था कि जम्मू को अलग, ये स्टेट को, लद्दाख वाले चीज़ों को अलग अलग किया गया था ना, सबको, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख वाले पूरे पोर्शन को. तो उन्होंने ये कहा कि भाई आफ्टर सम टाइम ये पूरा मैटर जब सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग इसको दोबारा से स्टेट की पोजीशन दे देंगे. तो अभी वो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. तो यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है. तो हमारे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि हम लोग इसका स्टेटहुड, इसको राज्य की ही उपाधि दोबारा से दे देंगे. उसके ऊपर काम चल भी रहा है. जजमेंट और उसका रैशनल क्या है? उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के पास ना खुद की कोई सॉवरेनिटी नहीं है, क्योंकि 1947 में वो भारत के अधीन ऑलरेडी आ चुका था. फिर महाराजा हरी सिंह ने जो प्रोक्लेमेशन दिया था, उनके सक्सेसर युवराज करण सिंह भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि भारत का जो संविधान होगा इसी के तहत जम्मू कश्मीर के और भारत के जो रिश्ते नाते होंगे वो बनाए जाएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस प्रोक्लेमेशन के ऊपर भी अपना
फाइनल जो वर्डिक्ट दिया है वो उस पर उसको यूज़ किया था। आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल 370 जो भारतीय संविधान की, उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका सेक्शन 3 जो है ना, उसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ ऑलवेज बीन कोटेड बाय ऑल द लीडर्स एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर इज़ एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज ये मैंशनड है वहाँ पर। तो आर्टिकल 370 की जो नेचर थी ना, वो हमेशा से टेम्परेरी थी और ट्रांजिशनल थी, उसको बदला जा सकता था। तो इसी चीज़ को लेकर के हमारे कोर्ट ने हमारे हिस्टोरिकल चीज़ों का इस्तेमाल किया कि ये एक टेम्परेरी प्रोविज़न ही था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की जो पावर होती है एब्रोगेट करने की, वो भी डिसॉल्व हो गई है। नो, ये भी नहीं था। तो ये दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जिसका इस्तेमाल किया गया था। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस की संवैधानिकता है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन बिल्कुल सही थे, उनका जो ऑर्डर वगैरह था ये सब बिल्कुल ठीक था। कोर्ट ने इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन भी किया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि नेसेसरी नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 370 को एग्जिस्ट करना है नहीं करना है, ये इसके लिए प्रेसिडेंट के पास इनफ पावर होती है। हैड यूनिलेटरल पावर, अकेले के पास इतनी पावर होती है कि वो उसको एब्रोगेट कर सकते हैं। स्टेट की इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, तो एसआर बोमाई केस की जो जजमेंट थी उसके तहत उन्होंने कहा था कि अगर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर कोई डिसीजन लेता है तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है। उसी की वजह से 2019 से लेकर के अभी तक की केस चल रहा था हमारा। अब लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके तहत मतलब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर इलेक्शन करवाइए, जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पर। और उन्होंने कहा था कि जितना जल्दी हो सकता है इसका स्टेटहुड जो था उसको रिस्टोर किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा था कि सेंटर को कि आप एक ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाइए, जिसे साउथ अफ्रीका ने किया था अपने अपार्थेड एरा के बाद। तो जो अपार्थेड एरा था ना, उसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन का टाइम चला था वहाँ पर। तो कमीशन क्या करेगा, इस चीज़ को देखेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी और नॉन स्टेट के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर किसी तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं किया गया था, उन सबको चेक किया जाए, और अगर किसी ने किया था तो उसके खिलाफ जो भी रिक्वायर्ड कार्रवाई है वो भी की जाए। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के रीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो भारतीय संविधान के बहुत सारे जो अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सो मेनी थिंग्स वर देयर, वो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी लोगों को मिलेंगे, पहले नहीं मिलते थे। जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का फ्लैग था, कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का पीनल कोड भी था, जिसको वो लोग रणबीर कोड बोलते थे, वो अब वहाँ पर नहीं होगा। सब कुछ वो जो इंडिया का था वो होगा। कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी के राइट्स थे, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब वहाँ पर नए ज़मीन को लेकर के नए कानून इंट्रोड्यूस कर सकती, पहले नहीं कर पा रही थी क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक्ट वहाँ लागू होता था। सो एससी और एसटीज़ को कंट्री में बाकी कम्युनिटीज़ की तरह जो प्रोविजंस थे सोशल जस्टिस के, वो नहीं मिल पाते थे जम्मू कश्मीर में, अब वो भी मिलेंगे। 73rd 74th अमेंडमेंट जो कि बात करता है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की, वो भी वहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा था पहले, अब वो आफ्टर 370 हो जाएगा। वुमेन के कुछ राइट थे टू मैरी द नॉन लोकल्स, है ना, तो एब्रिकेशन से उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो थे उन सब का प्रोविजन सही से सेट कर दिया गया है। तो जो लोकल महिलाएं हैं जो नॉन लोकल से अगर वो मैरिड करती हैं तो एब्रोगेशन के बाद उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनके हस्बैंड को, यानी कि यहाँ पर मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा कोई अगर पुरुष वहाँ पर शादी करता है तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले नहीं मिलता था, अब मिल भी जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सब अब सॉल्व हो चुकी हैं। तो जुडिशरी ने इसको अपहेल्ड किया है ना। इंपॉर्टेंटली ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पर अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि नई ज़मीनें लोग खरीद सकते हैं, लोग वहाँ पर बिजनेसेस को एक्सपैंड करेंगे। तो उसका अर्थ ये भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बहुत ख़राब थी। जो हिस्टोरिकल अगर आप डेटा देखते हो, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी वॉज ऑल्सो डूइंग गुड, बट अब फर्दर उसमें और ग्रोथ भी होगा, है ना। और अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे तो जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं वो भी बहुत सही से हो जाएंगे, स्टेटहुड रिस्टोरेशन हो जाएगा, तो वो वैल्यू भी रिस्टोर हो जाएगी। तो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 370, अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल चेंज दैट हैपन्ड, हिस्टोरिकल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सालों से कंट्रोवर्सी चल रही थी। देखो भारत के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, आर्टिकल नंबर 370 और राम मंदिर वाला। तो राम मंदिर का आप सब लोगों ने देखा, अभी 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, द कॉन्सिक्रेशन हैपेंड, द होल वर्ल्ड विटनेस दिस थिंग। ये इतिहास में चलने वाला वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केस रहा है, और इस तरह का फैसला आना, है ना, तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। एक तो केस इतना बड़ा सॉल्व हो जाना, दूसरी चीज़ दिस वॉज मोर ऑफ अ सिविलाइजेशनल इशू। तो वाइज पीपल विल नॉट लुक दिस एज अ रिलीजियस मैटर, दे विल लुक एट दिस एज अ सिविलाइजेशनल मैटर। Something which was missing for the people of the India has been restored, faith has been restored, है ना। It's a beautiful thing that has happened. Everyone should participate in the celebration. And बहुत ही इक्की दुक्की जगह पर कुछ दंगे फसाद देखने को मिले थे, but everything happened in a very peaceful manner,
ठीक है। तो ये सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि इतना बड़ा जश्न पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया है, दुनिया भर के देशों ने इसको सेलिब्रेट किया है, भारत के अंदर भी इतना सारा जश्न मनाया गया था एंड थिंग्स वेंट आउट पीसफुली। 99% इट वॉज पीसफुल। एक दो जगह पर कुछ छोटी मोटी डिस्टर्बेंस देखने को मिली थी, बट नथिंग मेजर, नथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, नथिंग टू मच ऑफ रेजिस्टेंस वॉज नॉट देयर। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं देश के अंदर, ऊपर नीचे आता रहेगा। लेट्स मूव अहेड। टॉपिक नंबर 1.7, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सपल्जन ऑफ द लॉ मेकर्स। तो लॉ मेकर्स बेसिकली कहाँ पर होते हैं? पार्लियामेंट में। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर हमारे विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, ये लोग कानून बनाते हैं, लेजिस्लेशन का काम करता है। तो द लेजिस्लेचर, वन ऑफ द देयर आर थ्री थिंग्स ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एंड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ नॉन एज, वी कॉल इट द मीडिया, लाइक दैट। तो लेजिस्लेचर के बारे में बात की जा रही है। रिसेंटली भारत में लोकसभा में भी कुछ मेंबर्स को एक्सपेल किया गया था, यूएस में भी ऐसे ही हुआ था। यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो जैसे भारत में लोकसभा है और राज्यसभा होता है, जैसे यूएसए का जो लोकसभा है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और उनका जो राज्यसभा होगा उसको बोलते हैं सेनेट, उस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर एक एथिक्स कमेटी है। एथिक्स कमेटी में कौन होते हैं? वही एमपीज़ ही होते हैं। कुछ एमपीज़ को चुन करके कमेटी बनाई जाती है। उनका काम होता है कि जो भी अनएथिकल कंडक्ट हुआ था उस सब की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था और उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में रिकमेंडेशन देना। तो रिकमेंडेशन किसको जाती हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, राइट। जैसे लोकसभा के अंदर वी हैव द स्पीकर, है ना, राज्यसभा में वी हैव द चेयरमैन, तो उनको रिकमेंडेशन देती है कमेटीज़। दिन यूएस के अंदर भी एक एथिक्स कमेटी रिपोर्टिंग करती है, राइट। एक्सपल्जन के बारे में हम लोग समझेंगे, भारत के अंदर किस तरीके से कानून बनाए गए थे। तो उस भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ें मेंशन हैं। तो अगर किसी ने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, है ना, या कंटेम्प्ट किया, तो प्रिविलेज को ब्रीच करने का मतलब था कि आपको कुछ फैसिलिटीज़, है ना, कुछ आपको बेसिकली यू कैन से प्रिविलेजेस को, हिंदी का शब्द क्या होता है प्रिविलेजेस का, कुछ फ़ायदे आपको दिए गए थे, आपने उनका उल्लंघन किया, है ना, आपने हाउस की निंदा करी, जो पार्लियामेंट था आपने उसकी निंदा करने की कोशिश करी, तो आपको हो सकता है सस्पेंड कर दिया जाए, है ना, आपको एक्सपेल्ड भी कर दिया जाए। तो पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस होते हैं, ये कुछ लीगल इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं मेंबर्स वगैरह को, जिसके कारण उनको कभी कभी सिविल या फिर क्रिमिनल केसेस के अंदर उनको अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, है ना, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा होता है उस टाइम पे नहीं कर सकते। तो ये कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं, प्रोटेक्शन कह सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन भी किया गया है, आर्टिकल 105 में भी और आर्टिकल 194 में। तो 194 बात करेगा हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, 105 बात करेगा हमारे एमपीज़ के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो कुछ पावर्स और प्रिविलेजेस मेंशन्ड होते हैं, राइट। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होगा? अगेन निंदा करना, है ना। तो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स वगैरह को, उसकी फंक्शनिंग को रोकना, है ना, उसके जो मेंबर्स होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ करने की कोशिश करना। तो इन सब के अंदर अगर ब्रीच वगैरह होता है, कंटेम्प्ट होता है, इन सब की अथॉरिटी है कौन होगा? कौन ये डिफाइन करेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में ये हुआ है नहीं हुआ है? पार्लियामेंट होगा। कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता, जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, आर्टिकल 122 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, मतलब पार्लियामेंट में जो भी चल रहा होता है उस चीज़ को जुडिशरी क्वेश्चन नहीं करेगा। बट 2007 के केस में और बाकी ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया था कि जुडिशरी उसमें इंटरवीन करने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पर हमारा एक जो टॉपिक बनता है ना, वो आता है सेपरेशन ऑफ पावर वाला, जो कि आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन भी है और इस पर मेंस में क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं। क्या कोई लीगल बायसेस होते हैं? एक तो लीगल बायस यही होगा कि जो हमारे हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वही डिसाइड करेगा, उनका ये होता है कि मेंबर को विड्रॉ करना है नहीं करना होता है। अब हम जरा कंपैरिजन कर लेते हैं भारत के अंदर और यूएस के अंदर एक्सपल्जन किस तरीके से किया जाता है। तो इस बार हम लोग दो टॉपिक में कंपैरिजन करेंगे, इंडिया में और यूएस में। एक तो ये वाला हो गया एक्सपल्जन को लेकर, नीचे एक और टॉपिक आएगा, वहाँ पर हम लोग इंडिया में इम्पीचमेंट और यूएस में इम्पीचमेंट जो होता है उसको कंपेयर करने वाले हैं। अगर यहाँ पे पहले यहाँ देखते हैं, अगर किसी को एक्सपर्ट करना होगा तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई मोशन वगैरह आता है तो, और एथिक्स कमेटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता। यूएसए में रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है, जब तक एथिक्स कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं आएगा आप उनको निकाल नहीं सकते। तो भारत के अंदर 17 एमपीज़ को एक्सपेल किया गया था क्योंकि प्रोसीजर बहुत सिंपल था। यूएसए में जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो 6 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सपेल किया गया था। एक बात और ध्यान रखना, जैसे भारत का जो संविधान था इसकी शुरुआत 1947 से हुई थी, उसके बाद बनना शुरू हुआ था, है ना। 2 साल 11 महीने और कितने 19 दिन लग गए, 2 साल 11 महीने 19 दिन के आसपास कुछ लगा था, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पुराना तो है नहीं,
है ना. इट्स लाइक समवेयर 70-75 ईयर, जितना भी आपको माना, लाइक 100 ईयर्स भी नहीं हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 100+ अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया जा चुका है. बट व्हेन इट कम्स टू यूएस से ना, इनका जो बना था 1789 समथिंग के आसपास था. इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो इतना कॉम्प्लेक्स है ना, आज तक सिर्फ 27 बार अमेंडमेंट किया गया है यूएस के अंदर. सो द प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. भारत के अंदर कब कब एक्सपेल किया जाएगा? प्रिविलेज को आपने ब्रीच किया, हाउस को कंटेम्प्ट किया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को आपने अवहेलना करी, बिजनेस के कंडक्ट को आपने रोकने की कोशिश करी. वहाँ पर यूएस की जब बात करते हैं कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना. तो वहाँ का पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि किस कंडक्ट के लिए आपको एक्सपेल किया जाएगा. हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इन इनके चीज़ों को होगी तभी हम एक्सपेल कर सकते हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर कंपैरिजन में कि किस तरह के रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होता है. तो कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे पास, जैसे हमारा रूल्स हैं, बेसिकली आर्टिकल्स तो नहीं कहेंगे. रूल नंबर 373 जो है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला गया कि आपके पास पावर होगी किसी भी मेंबर को उस दिन के लिए आपको निकालना है कि नहीं निकालना है. रूल नंबर 374 के अंदर मेंबर के पास पावर होती है कि रिमेनिंग पार्ट जो होता है सेशन का तब तक के लिए निकाल देना है. और इसी 374 का एक और सब रूल बन के आता है 374A. तो स्पीकर का काम होगा कि वो एमपी के बारे में बोलेंगे कि जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगले 5 दिनों के लिए, ठीक है, या फिर रिमेनिंग सेशन के लिए, दोनों में से जो कम होगा उसके लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. तो कुछ सिमिलर से, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर से रूल होते हैं राज्यसभा के भी. वहाँ रूल नंबर 245 में बोल देते हैं चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि इमीडिएटली कौन विड्रॉ हो जाएगा. फिर 256 के अंदर चेयरमैन ही बताएंगे इसके बारे में, है ना. और उसके बाद कोई मोशन भी अडॉप्ट किया जाता है रिमेनिंग पीरियड के लिए. लेकिन जैसे 374A होता है ना, राज्यसभा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. तो राज्यसभा के अंदर मोशन को पास करना पड़ेगा, लोकसभा के अंदर ये डिफरेंस होता है. तो इस तरह की चीज़ें ना आपके प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, कंपैरिजन लोकसभा राज्यसभा का, तो याद रखिएगा. अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो इसका क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था, आई थिंक 2022 के प्रीलिम्स में या 21 के में आया था. एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं होगा बट अभी रिसेंट में आया था, और मेंस में भी ये आ चुका है, ठीक है. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्वालिफिकेशन का. तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक्सपल्जन और डिस्क्वालिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. जब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तब तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते. एक्सपेल करते ही रहता तब आप इलेक्शन लड़ सकते हो, इतना डिफरेंस होता है. हमारा आर्टिकल 102 जो है ना वो बात करता है कि मेंबर को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे. कब कर देंगे? डिस्क्वालीफाई का मतलब था कि अब आप एमपी ही नहीं रहोगे, आपका जो टैग होगा ना दैट यू आर एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही छीन लिया जाएगा. आपको दोबारा वो टैग लेने के लिए प्रॉपर इलेक्शन ही लड़ने पड़ेंगे, और उसका फिर प्रोसीजर होता है, रेमेडीज़ वगैरह सब. तो आपने ऐसा कोई ऑफिस ले लिया प्रॉफिट का, है ना, मतलब कि यू आर एमपी तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अनसाउंड माइंड, है ना, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, वॉलेंट्री आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, है ना, किसी कानून के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो ये सब कंडीशंस वगैरह होती हैं. आपको 2 साल या 2 से ज़्यादा की सज़ा मिल जाती है ना, अगर आपको किसी इलेक्शन ऑफेंस के बारे में, करप्ट प्रैक्टिस के बारे में गिल्टी पाया जाता है ना. अपने इलेक्शन का एक्सपेंस वगैरह आपने टाइम में फाइल नहीं किया होता है. ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन्ड है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के वो आता है हमारा 10th शेड्यूल, जो कि 52nd अमेंडमेंट के बाद आया था, कि किसी पर्सन को हम कब डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर वो डिफेक्शन करता है. तो डिफेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं 10th शेड्यूल में. ये चीज़ याद करने की, सब कुछ आपके प्रीलिम्स में, मेंस में आ चुका होता है, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, है ना. ईजी थिंग्स है, टिपिकल नहीं है. और पार्लियामेंट को लेकर के भी देखो हर साल क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, लेजिस्लेशन को लेकर. तो एवरीथिंग, जुडिशरी का एक क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्शन का एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना, पार्लियामेंट का या लेजिस्लेशन का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको. देयर आर मैनी अदर माइंड मैप्स ऑल्सो जो हम लोगों ने ऐसे बना रखे हैं. जैसे एमपी लेड स्कीम थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली स्कीम जो आती है ना. पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को लेकर के भी है, किस तरीके से काम करता है, कौन सी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट की, कितना कॉरम चाहिए होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, फंक्शनिंग आवर्स. तो डिफरेंट तरीके के माइंड मैप्स हैं. पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, है ना. रिसेंटली पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में देखा गया था कि कितना बिल वगैरह कितने इंट्रोड्यूस किए गए थे, कितने पास हुए, कितने नहीं हुए. सो यू कैन नोट डाउन डेटा फ्रॉम दिस और यू कैन जस्ट रिवाइज देम. पार्लियामेंट में स्क्रूटनी भी करी जाती है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्क्रूटनी का काम करते हैं, जैसे कि डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन आवर हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हो गया, इफेक्टिव कितना, कैसे इफेक्टिव होता है, ऑल दिस थिंग्स. तो ये टॉपिक्स होते हैं. पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को लेकर भी, सिटिंग्स में डिक्लाइन क्यों आ रहा है ना. तो ये सब डेटा बहुत काम आता है, ये मेंस में लिखने का होता है. फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, एनुअल कैलेंडर बना सकते हैं, मेंबर्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अडॉप्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स. तो चाहो तो आप माइंड मैप से नोट डाउन कर लो, चाहे आप अपने नोट्स वगैरह कहीं और से बना लो, इट्स योर चॉइस. माइंड मैप से करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक है. टॉपिक नंबर 1.8, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC.
इसको कॉर्पस नहीं बोलते, इसमें आर साइलेंट होता है, इसको कॉप्स बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ये होता है, लिखा कॉर्प्स आता है। एनसीसी की 75th एनिवर्सरी थी, 1948 में बनाया गया। तो पंडित एच.एन. कुंजरू जी की रिकमेंडेशन थी कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर ना एक ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड और मोटिवेटेड यूथ होना चाहिए जो फ्यूचर में चाहे तो आर्म फोर्सेस भी जा सकता है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो उनमें सेल्फलेस सर्विस को लेकर के अच्छे कैरेक्टर, अच्छी कमांडरशिप, डिसिप्लिन होना चाहिए। एनसीसी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक वॉलंटरी सर्विस है, यानी कि आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा और आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपको बाद में मिलिट्री ज्वाइन ही करनी है। तो 3 तरह के सर्टिफिकेशन देते हैं बेस्ड ऑन कितने ड्यूरेशन तक आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया था। तो इंडो चाइना वॉर में, इंडो पाक वॉर में, कारगिल वॉर में भी एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटल हेल्प दी थी, जैसे हॉस्पिटल्स में, है ना, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करने में। उसके अलावा ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हो गए, एंटी पोलियो, प्लांटेशन ड्राइव, स्वच्छता ही सेवा का बहुत सारे क्लीननेस और अवेयरनेस ड्राइव चलाए थे, है ना। साइक्लोन्स, फ्लड्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट्स किया था। तो इट्स लाइक जो वर्ड्स है ना, मोटिवेटेड यूथ है, ट्रेंड है, ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छी लीडरशिप है, सेक्युलर आउटलुक होता है, एडवेंचर के ऊपर काम करते हैं, है ना, सेल्फलेस सर्विस के सिद्धांतों को लेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर भी इन्होंने मेडिसिन, कैजुअलिटीज़ में अपने आप को बहुत एंगेज किया था। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें भी डेवलप करते हैं। तो देयर आर 2 थिंग्स, दोनों के दोनों वॉलंटरी ही होते हैं। जैसे एक होता है एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, और एक होता है एनसीसी। तो नेशनल सर्विस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का है और एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। दोनों में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो नेशनल सर्विस स्कीम जो होती है, इट्स मेजरली अबाउट कम्युनिटी सर्विस, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सेंटर पैसा जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसमें कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होती, बट व्हेन इट कम्स टू एनसीसी तो उनके लिए कंपलसरी यूनिफॉर्म होती है। तो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू एनसीसी तो उसमें 2 विंग्स होते हैं, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न। जूनियर में 13 ईयर्स तक के होते हैं और सीनियर वाले के अंदर कॉलेज के 11th-12th क्लास के बच्चे होते हैं। तो एनसीसी एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। सो वी हैव अ प्रॉपर एक्ट फॉर एनसीसी, बट एनएसएस इज़ ए गवर्नमेंट स्कीम। इट्स अ वेरी वंडरफुल सर्विस। आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया भी होगा और एनएसएस में भी किया होगा। तो हर कॉलेज स्कूल में हो रहा होता है। तो ठीक है, स्मॉल टॉपिक, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आउट ऑफ द पॉलिटी सेक्शन, सबसे पहले टॉपिक है हमारा लोकायुक्त को लेकर के। तो महाराष्ट्र का लोकायुक्त का जो बिल था 2022 का बिल है, ये पुराना बिल है, ये रिसेंटली पास हो गया था। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त बनाए थे 1971 में, फिर ओडिशा ने। तो भारत के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये होता है लोकपाल का और लोकायुक्त का। तो इसमें एक ऑफिशियल होता है जो कि बेसिकली करप्शन के केसेस वगैरह देखता है पब्लिक सर्वेंट्स के स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल पर इट इज़ लोकायुक्त, सेंटर लेवल पर इट इज़ लोकपाल। जो फर्स्ट ARC रिपोर्ट आई थी ना, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि सेंटर लेवल पर लोकायुक्त होना चाहिए, सेंटर लेवल पर लोकपाल होना चाहिए और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त होना चाहिए। तो ये फर्स्ट ARC की रिकमेंडेशंस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेजरली आपको सेकंड ARC के बारे में मेंस के एग्ज़ाम में मेंशन भी करना होता है। अब सीन ये होता है कि सो ये जो कॉन्सेप्ट है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से निकल के आया था, जो अपने उधर नॉर्डिक, स्वीडन वगैरह टाइप की जो कंट्रीज़ हैं सब वहाँ से निकल के आया था। प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि सभी स्टेट्स के अंदर ना यूनिफॉर्मली लोकायुक्त को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र ने दोनों चीज़ें, लोकायुक्त भी और उप लोकायुक्त, जो डिप्टी लेवल होते हैं वो भी अपॉइंट कर दिए, बट लाइक यूपी, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने सिर्फ लोकायुक्त को किया है। कुछ जो है वो 2013 के एक्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, एंड इनका काम होता है सजेस्ट करना सिर्फ, है ना। तो फिर स्टेट के ऊपर रिकमेंडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट प्रॉपरली, और डिजिटाइजेशन करना ज़रूरी होता है इनका। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे कि बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर पे भी काम कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स अप विच हैज़ वेरी हाई रिलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस बोथ। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं कंपैरिजन वाले दो कंट्रीज़ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर। तो इम्पीचमेंट को लेकर के हैं, है ना। US का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने रिसेंटली बात की थी कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में इंक्वायरी की जाए। ठीक है, देखो इसमें स्टार्टिंग तो ये देख लेते हैं, भारत के अंदर किसी भी प्रेसिडेंट को आज तक इम्पीच नहीं किया गया है ना। US के अंदर एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया गया था, लेकिन
रिमूव किसी को भी नहीं किया गया था। दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। भारत के अंदर आर्टिकल 61 में बात करता है कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना इम्पीचमेंट का, ये सिर्फ प्रेसिडेंट पर एप्लीकेबल होता है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई सिविल ऑफिसर जो होता है उन सब पर होता है। भारत में होता है कि अगर आपने संविधान की अवहेलना करी, वॉयलेशन किया, तभी आपको इम्पीच किया जाएगा। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में मल्टीपल रीजंस होते हैं, है ना, ट्रीजन का, ब्राइबरी का, इन ग्राउंड्स पर भी आपको इम्पीच किया जा सकता है। तो भारत के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो दोनों में से कोई भी हाउस चार्जेस लगा सकता है और उस चार्ज को 1/4 मेंबर्स सपोर्ट करेंगे। फिर उसकी वोटिंग होती है। वोटिंग को 2/3 से पास होना होता है। एक बार पास हो जाता है फिर वो दूसरे हाउस में जाता है ना, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उसको कंडक्ट करते हैं प्रॉपरली। यूएस के अंदर कोई भी मेंबर होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, अगेन उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ये उनका लोकसभा के इक्विवेलेंट होता है। वो चार्जेस उन पर लगा सकता है कोई भी मेंबर। वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से वोट होती है और वहाँ पर भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ट्रायल के, वो उनका चीफ जस्टिस होता है। भारत के अंदर हमारे रिस्पेक्टिव हाउस के होंगे, जिस हाउस से स्टार्टिंग होगी, जैसे स्पीकर भी हो सकते हैं, चेयरमैन भी, बट वहाँ पर उनका चीफ जस्टिस होता है। तो देयर आर लाइक सर्टेन डिफरेंसेस। भारत के अंदर अगर इम्पीचमेंट फाइनल हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, बट आज तक हुआ नहीं है। यूएस के अंदर इम्पीचमेंट एक इंडिक्टमेंट की तरह होगा लेकिन रिमूवल नहीं होगा। फिर जो इम्पीचमेंट होगा उसके बाद सेनेट जो होगा उसको कोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। प्रेसिडेंट को तभी रिमूव कर पाएंगे जब सेनेट बोलेगा कि हाँ अब 2/3 वोट हो 2/3 से अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसलिए इन सबको इम्पीच तो किया गया था, बट आगे सेनेट वाला प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया था, तो रिमूव कोई भी नहीं हुआ था इनमें से। नेक्स्ट है, 2 बिल हैं जम्मू और कश्मीर के, उनको रिसेंटली प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था। एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल है, एक जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का। तो जो रिजर्वेशन का था वो जॉब्स एंड एडमिशन्स के लिए था। सो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बाकी जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है ना, इनको जॉब्स एंड एडमिशन्स में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। एक है JNK रीऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारा जो 2019 का एक्ट था ना उसमें चेंजेस किए गए थे। तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी उनको 107 से बढ़ा करके 114 कर दिया गया है ना। तो रिजर्व की गई 7 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 9 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो नॉमिनेशन भी करेंगे। तो 2 मेंबर्स होंगे कश्मीरी की जो माइग्रेंट कम्युनिटी है वहाँ से, उसमें से एक महिला होनी चाहिए, और एक मेंबर होगा कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का डिस्प्लेस पर्सन होगा उसका। तो दिस वाज द मोस्ट वी कैन से द बोल्ड एक्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को भी नॉमिनेशन दिया जाएगा। कैन वी से कि दिस इज़ एन इंडिकेशन कि इंडिया फ्यूचर में POK की तरफ काम करेगा? वेल मे बी ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा जो मैं तो नहीं कर सकता, बट यहाँ जो लिखा हुआ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना आपको ज़रूरी है। तो जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस होंगे उसमें वो लोग होंगे जो गांव वगैरह में हैं, ऐसे गांव जिनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया होगा, या फिर जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, है ना, जो किसी सोशल कास्ट या फिर कोई नोटिफाइड क्लास से बिलोंग करते होंगे। पोस्ट ऑफिस का एक्ट है 2023 का। इसने 1898 वाले एक्ट को रिप्लेस किया था ताकि पोस्ट ऑफिस में बेटर गवर्नेंस हो सके, क्योंकि आजकल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी कॉन्सेप्ट आ गया है ना, इंश्योरेंस की स्कीम्स आ गई हैं। तो पुराने वाला जो एक्ट था उसमें नई चीज़ों के हिसाब से इवोल्यूशन नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे पोस्टल आर्टिकल्स को इंटरसेप्ट करने की पावर दे दी गई है, क्योंकि हो सकता है कि सिक्योरिटी को लेकर ना, कोई फ्रेंडली रिलेशन को लेकर के कोई चीज़ होगी जिसको गवर्नमेंट चाहे तो इंटरसेप्ट कर सकती है। फिर कुछ चीज़ों की एग्जाम्पशन दिया गया था। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा टू हेड द इंडियन पोस्ट। प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, क्योंकि अगेन अगर आप कोई मैसेज को, किसी पार्सल को, किसी बॉक्स को इंटरसेप्ट करोगे तो आप किसी इनकी निजता का भी खंडन कर रहे होते हो। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जो स्कीम थी गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज़ कर दिया है ना, 2026 तक इसको बढ़ा दिया है। 2019 में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग कुछ फास्ट ट्रैक के स्पेशल कोर्ट सेटअप करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को दिया गया था, उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को। तो इसका पैसा आता है निर्भया फंड से। तो ये कुछ डेडिकेटेड कोर्ट्स होते हैं जो रेप वगैरह के और पॉक्सो के केसेस को सुनते हैं। 2018 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट किया गया था ना, उसके कारण बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रिएट किए गए थे। तो इनको नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से जोड़ा जाता था ताकि सारा डेटा भी एक्सचेंज किया जा सके। तो भारत के अंदर 761 ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जिसमें से 414 सिर्फ पॉक्सो के लेवल पर हैं, जो छोटे बच्चों का होता है ना उसका है। फ़ायदा ये होता है बहुत सारे केसेस का बर्डन कम हो जाता है, सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस को कंपैरेटिवली हैंडल करने में ईजी होता है, और पॉक्सो के बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं, इससे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन इंक्रीज़ होता है, उसको जल्दी रिसॉल्व करने का मोटिव था। ग्राम मानचित्र बोलते हैं मैप को हिंदी में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कहा कि ग्राम मानचित्र जो होगा ना, इसमें हम लोग स्पेशल प्लानिंग करेंगे। तो स्पेशल प्लानिंग बेसिकली सैटेलाइट से उनके व्यूज़ वगैरह लेकर के, इमेजेस वगैरह ड्रॉ करके, और उसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि बहुत सारा जो डेवलपमेंटल वर्क होगा ना, उसको सैटेलाइट वगैरह के थ्रू ही
पढ़ा जा सके, स्टडी किया जा सके। तो इसमें हम लोग GIS का सपोर्ट लेंगे, जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसको NIC डेवलप कर रहा था। तो पंचायत लेवल के ऊपर किसी भी तरह के डेवलपमेंट हो रही है उनको हैंडल करना ईजी होगा। ये एक एरर था अक्टूबर वाली मैगजीन में, आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। और इस तरह के एरर हो जाते हैं। देखो ये जो मैगज़ीन होती है ना, इस मैगज़ीन में हर सब्जेक्ट के पीछे कम से कम 5 से 10 लोग होते हैं जो एक सब्जेक्ट के 6-7 टॉपिक क्रिएट कर रहे होते हैं। उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। कभी टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, कभी शायद टॉपिक उन्होंने गलत पढ़ लिया होता है, गलत लिखा होता है। तो ऑलवेज हैव अ स्कोप ऑफ 2-3% ऑफ एरर। इतना मार्जिन हर जगह होना चाहिए। टू मच ऑफ परफेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और ये अच्छी बात है कि इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक दे हैव एक्सेप्टेड दिस, उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया। तो आप अपनी मैगजीन में करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पॉलिटी और IR का टॉपिक होता है ख़त्म। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900+ माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया और GCC के जो रिलेशंस थे, तो रिसेंटली पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी। उन्होंने कहा था कि भारत के बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो GCC कंट्रीज़ के अंदर इम्प्रिजेंट है, जेल में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो पहले हमें यही जानना होगा कि GCC क्या है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन का। इराक और ईरान इसके मेंबर नहीं है। तो इसकी शुरुआत सऊदी अरेबिया के रियाद में 1981 में हुई थी और अरबिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यू कैन लुक एट दैम, है ना, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ओमान, है ना, दिस रीजन, ओमान, मस्कट। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट जानना पता है क्या है। एक तो ये पर्शियन गल्फ, रेड सी, है ना, इंडियन ओशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपके आए हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। और GCC कोऑपरेशन काउंसिल जैसी चीज़ों में जहाँ छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे कंट्रीज़ बहुत कम होते हैं, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो जैसे इसको याद करने का एक तरीका होता है, लाइक निमोनिक होता है। तो इसका जो निमोनिक बनता है बहुत ईजी है, उसको बोलते हैं बुक्स क्यों। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, बुक्स क्यों, किताब क्यों, है ना। तो याद करना बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे B से बहरीन, O से ओमान, K से कुवैत, S से सऊदी अरेबिया, Q से कतर, U से UAE, है ना। तो निमोनिक से याद करना इजी होता है। GCC बुक्स क्यों। तो ऐसे ही मैंने ना बहुत सारे 200+ ऐसे निमोनिक्स आप लोगों को दिए हुए हैं। नीचे अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप निमोनिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग भी होती हैं, जिनको याद करना आसान हो जाएगा। तो 8000 के आसपास ना भारतीय नागरिक हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के जेल्स में हैं। उसमें से 4600 यानी कि यू कैन से कि 50% से भी ज़्यादा जो हैं वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में कैद हैं। और इसमें से 8 नेवी के पर्सनल भी हैं जिनको सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया कतर के द्वारा। तो इंडियन मिशन ना बेसिकली लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उनके लिए कोर्ट में केस नहीं लड़ता बल्कि उनको सपोर्ट देता है ना। NGOs वगैरह से कनेक्ट करवा देगा, थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलवा देगा, कोई इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटी दिलवा देगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो इस तरह के केसेस लड़ने के लिए ना इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है, वहाँ से पैसा मिलता है। तो किसी को लीगल असिस्टेंस चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल केयर चाहिए, है ना, कुछ लोग जो भटक जाते हैं, रह जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, किसी के शव वगैरह को लेके आने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है ना। भारतीय नागरिक को दूसरे देशों में फंस जाते हैं तो उन सब काम के लिए इंडियन मिशंस होते हैं, यानी कि इंडिया के जो कह सकते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस होते हैं दूसरे देशों में, वो सब मदद करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ऐसी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस ना इस फंड की वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और OCI कार्ड होल्डर जो होते हैं इनको नहीं दी जाती। अब ये पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हो सकता है UPSC आपसे प्रीलिम्स में ऐसी कोई स्टेटमेंट घुमा करके पूछ लेगा। तो ये तो था इशू कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, है ना। मैप वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कम्स इंडिया और GCC के रिलेशन, यानी कि इन सब कंट्रीज़ के रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन कंट्रीज़ से ना भारत कम से कम 35% जो इंडिया का ऑयल इंपोर्टर होता है ना वो यहीं से आता है। 70% गैस यहाँ से आती है ना। लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ इंडियंस जो हैं वो आधे से ज़्यादा NRI भारत के यहाँ पर हैं। फिर मैरीटाइम ट्रेड के लिए एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है ये, है ना। UAE 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और भारत का स्टैंड जो रहा टेररिज्म के अगेंस्ट, उसको GCC कुछ कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ भी किया। जैसे इंडिया कह रहा था ना कि P5 की जो सीट है उसको P6 तक करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट P7 करो। तो उसमें UAE, ओमान, बहरीन इन्होंने कहा था कि हाँ इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। स्पेस के मामले में जो हमारा PSLV है, हमने UAE के लिए एक सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट लॉन्च की थी, NAIF-1,
तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के बहुत सारा काम किया है। डिफेंस के मामले में दोनों काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ भारत के यहाँ पर बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, है ना। तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि यमन में सिविल वॉर चल रहा है, ईरान सऊदी अरेबिया की अपनी राइवलरी होती है। तो ईरान में होते हैं शिया मुस्लिम्स, सऊदी अरेबिया में होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स, तो उनका अपना एक कह सकते हैं रीजनल लेवल के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो यमन में सिविल वॉर है ना, गृह युद्ध बोलते हैं, सीरिया में सिविल वॉर होता है। इनके कारण क्या होता है कि भारतीय सिटीजन्स जो वहाँ रह रहे होते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी के क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं। फिर पाकिस्तान का ना इस्लामिक आइडेंटिटी है, और ये जो कंट्रीज़ हैं इनका भी अपना एक इस्लामिक आइडेंटिटी होता है, तो पाकिस्तान का एक इंक्लिनेशन बनता है। चाइना वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ऑयल और गैस के सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है इन कंट्रीज़ थोड़ा बहुत चाइना की सुनती भी हैं। फिर इसके अलावा इन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला था, जिसके कारण हमारे जो नागरिक वहाँ काम कर रहे होते हैं उनको अपना लाइवलीहुड मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट व्हेन इट्स कम्स टू मेंटेनिंग द रिलेशनशिप्स, है ना, तो रेगुलरली ना हाई लेवल विजिट्स होती हैं। हाई लेवल विजिट्स मतलब प्रधानमंत्री लेवल पर, प्रेसिडेंट लेवल पर, मिनिस्टर लेवल पर विजिट्स होती रहती हैं, तो दोनों के ना डिप्लोमेटिक टाइज इंप्रूव होते रहते हैं। तो जीसीसी ने कहा था कि पहले 2006 और 2008 के जो हमारे नेगोशिएशन चल रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, उसको रिवाइव कर सकते हैं हम लोग। फिर एक प्रोजेक्ट है IMEC, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है। ये इससे काफ़ी डेवलपमेंट होगा। इंडिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पे काम करता रहता है ना। एक हम लोगों ने पोर्टल बनाए थे इंडियन माइग्रेशन वर्कर्स के लिए, माइग्रेट करके और शिकायतों के लिए मदद करके बनाया था। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू मेंटेन द बेटर रिलेशनशिप्स विद द GCC कंट्रीज़। और क्या कर सकते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा ना, ऑयल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में जाने की ज़रूरत है। सो जैसे अगर हम दुबई की बात करते हैं ना, तो दुबई ने इस बात को बहुत अच्छे से इंश्योर किया था कि ऑयल और गैस के बेसिस पर सारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैलेंटेड लोगों को ना अपने कंट्री के अंदर वो वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया, गोल्डन वीज़ा वगैरह देते हैं, उनको रहने की फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी देते हैं। तो टैलेंटेड पीपल मूव टू दुबई एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोनॉमी ऑफ दुबई। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में ऑयल एंड गैस के बियॉन्ड क्या हो सकता है। टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है ना, और बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिन पे दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। जैसे पायरेसी का इशू हो गया, डिज़ास्टर के मामले में हो गया, कल्चरल एक्सचेंज और पीपल टू पीपल चलते रहते हैं, बट इनको और काम करना पड़ेगा। वी हैव टू एनहेंस देम। उसमें टूरिज़्म भी आ जाएगा, है ना। बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं इंडिया और गल्फ नेशंस के, इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिमेंबर दिस टॉपिक हैज़ सम रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स एंड सम मेजर रेलेवेंस विद योर मेंस एग्जाम ऑल्सो। ओके, 2 ऑफ द IR सेक्शन हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि इंडिया को उसके काउंसिल में दोबारा से री इलेक्ट कर दिया गया है। IMO हेडक्वार्टर लंदन में है, UN की स्पेशल एजेंसी है, 1948 में बनाया गया था। काम क्या होता है, सो बेसिकली सेफ, सिक्योर, एनवायरमेंटली साउंड, एफिशिएंट, सस्टेनेबल शिपिंग। कैसे, सहयोग के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू। एक असेंबली है, एक काउंसिल है, 5 मेन कमिटीज़ हैं, सब कमिटीज़ हैं, 175 मेंबर्स हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें से मेंस में नहीं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो जो इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, बेसिकली काउंसिल जो है उसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है जो सारा सुपरवाइज करता है। उसमें 40 मेंबर स्टेट्स हैं, 2 साल के लिए चूज़ किए जाते हैं। एक कैटेगरी A होती है जहाँ पर इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस होती है, एक कैटेगरी B होती है जिसमें सी बॉन्ड ट्रेड होता है, एक कैटेगरी C होती है जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट या नेविगेशन पे काम करती है। IMO की इंपॉर्टेंस क्या है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि शिप से होने वाले जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकता है। IMO का एक मार्पोल कन्वेंशन है जो कि ऑयल और केमिकल पॉल्यूशन को एड्रेस करता है। मरीन बायोडाइवर्सिटी को मतलब जो स्प्रेड होती है बिकॉज ऑफ द इन्वेसिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको रोकता है। इसमें एक वर्ड आता है यहाँ पर, बायोफाउलिंग। तो क्या करता है कि जो शिप का जो हल होता है ना, वो पानी इकट्ठा करता है समंदर में से, उसमें पानी, शिप ना कुछ पानी होल्ड करता है अपने बेसमेंट में ताकि शिप अपना बैलेंस क्रिएट कर सके। तो एट टाइम्स उसको पानी छोड़ना भी पड़ता है। तो बेसिकली अगर वो, ये समंदर है पूरा का पूरा, शिप यहाँ से चला, उसने यहाँ पर कुछ पानी इकट्ठा किया, अपना कुछ बैलेंस क्रिएट किया, फिर वो पानी जब छोड़ेगा कहीं पर, तो उस पानी के अंदर उसने बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ से उठाए थे और वो दूसरी जाकर उनको छोड़ता भी है। तो वो बहुत सारी इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोफाउलिंग। तो इसके कुछ इनिशिएटिव्स भी थे IMO के, है ना, कि बायोफाउलिंग के कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने दिए थे, और GIO फाउलिंग पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी था। इस तरीके से उन्होंने काम किया है। नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है शिपिंग वगैरह से, तो अंडर वाटर नॉइज़ को कैसे रिड्यूस करेंगे कमर्शियल शिप के। क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए भी, तो उसमें पहला इंटरनेशनल रेगुलेटर है
जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, जिसने कुछ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स पे काम किया था कि इंटरनेशनल शिपिंग में इनका इस्तेमाल करें। डंपिंग भी होता है, बहुत सारा कूड़ा कचरा जो होता है उसको समंदर में जाकर डंप किया जाता है। तो लंदन डंपिंग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल भी है जिसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, है ना। तो कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन पर भी काम करता है ये। समंदर के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए 1974 का इंटरनेशनल कन्वेंशन था, इसको सोलास कन्वेंशन बोलते हैं। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि किस तरह से हमारे शिप्स वगैरह को सेफली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उनके इक्विपमेंट पे कैसे काम किया जाएगा। फिर बहुत सारी पायरेसी होती है, आर्म्ड रॉबरी भी होती है, एंड इसको लेकर के असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे कि हमारा जो इंडियन ओशन है वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है ताकि पायरेसी को कैसे सेंसिबली हैंडल किया जा सके। तो इसमें कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मैंशनड होते हैं। सुआ ट्रीटीज़ हैं, ये फ्रेमवर्क होता है किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियाँ ना की जाए जो शिप्स होती है उनके कैस। और ड्रग्स वगैरह भी होती है सप्लाई, उसके लिए मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी है, फैसिलिटेशन कमेटी है जो इन चीज़ पर काम करती है। आईएमओ के अपने चैलेंजेस हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट मेंबर स्टेट का इन्फ्लुएंस होता है, बट दैट्स वेरी अनइक्वल, है ना। तो डिपेंड करता है जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया उसका उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो कुछ मेंबर स्टेट्स होते हैं उनका कोई प्रभाव बन ही नहीं पाता, अपनी वोटिंग वगैरह में अपने इश्यूज़ प्रेजेंट नहीं कर पाते। इंडस्ट्रीज़ का भी एक डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस होता है ना। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर के कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी काम नहीं करेंगे, दे वांट टू वर्क फॉर द कैपिटलिज्म, है ना, उनको अपना प्रॉफिट गेन पे काम करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री के जो ग्रुप्स हैं वो कंसल्टेशन में यहाँ पर 57% वोटेज होल्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जो आइडिया होगा वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए प्रमोट करेंगे। वहाँ पर ये जो इश्यूज़ होते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के, वो पीछे रह जाते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं है अभी तक राइट नाउ, क्योंकि बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है इनके पास। फिर कुछ ना कुछ राजनीतिक तौर पर कुछ सहयोग बनता है नेगोशिएशंस का, वो बार बार रुक जाता है। तो जैसे एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पेक्टेड कैपेबिलिटीज़ का प्रिंसिपल है, ये ग्रीन हाउस गैसेस रेगुलेशंस के तौर पर इसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। प्रॉब्लम ये होती है जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडिया हो गया। अब देखो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये होता है, ये ना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का कनेक्शन बनाता है। तो वो कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास फंड है, पैसा है, ठीक है, डेवलपिंग के पास फंड कंपैरेटिवली कम होता है। तो डेवलप्ड शुड पे मोर मनी टू डेवलपिंग, है ना। तो कॉमन है एक तरीके से, दोनों काम ज़रूर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह पे, लेकिन जिम्मेदारी है ना डिफरेंट हो चुकी हैं अब, और जिसकी इतनी क्षमता है उसके हिसाब से काम करेगा। तो डेवलपिंग के पास जो स्ट्रेंथ होगी वो उसी पे काम करेगा, डेवलप्ड के पास जो स्ट्रेंथ होगी वो उसी पे काम करेगा। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है यहाँ पर, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है यहाँ पर, तो वी नीड टू वर्क ऑन मैनी थिंग्स। तो इंडिया यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल नाउ, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने के लिए, सेल्फ सस्टेनेबल शिपिंग पे काम करने के लिए, है ना, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं शिपिंग में। So this topic has relevance with your prelims, more with the prelims, very less with the mains. Remember this. India and Kenya relations, news in short. प्रेसिडेंट ऑफ केनिया आए थे भारत के अंदर, उन्होंने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट निकाला था कि भारत और केनिया को लेकर के मैरीटाइम लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं, जिसमें इंडियन ओशन रीजन में मेजरली जो पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ होते हैं। इंडिया ने बोला कि हम लोग $250 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे केनिया को, ताकि एग्रीकल्चर पे वो अच्छे से काम कर सके। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी हेयर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो एक सॉफ्ट लोन की तरह होता है ना, जिसको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर देते हैं, बट इतना समझना इजी नहीं होगा, थोड़ा सा और एडवांस में समझते हैं। एक होता है आप नॉर्मल लोन देते हो, एक होता है आप लाइन ऑफ क्रेडिट देते हो, ठीक है, और एक होता है आप ग्रांट देते हो। तो ग्रांट का मतलब होगा कि आपने दे दिया है वो वापस नहीं लोगे, लोन होता है आपने दिया है फिर आप इंटरेस्ट रेट के साथ वापस लोगे, है ना। तो जैसे बिजनेस या फिर इंडिविजुअल बोरो करते हैं लेंडर्स से। एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो जो लोन होता है ना, लोन के बारे में एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं नॉन रिवॉल्विंग, ऑलराइट। और जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। वी कैन से दिस इज समथिंग विच इज़ रिवॉल्विंग। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है ना, जो बोरवर होगा इसको एक क्रेडिट की लिमिट मिलती है, जैसे $250 मिलियन की मिल गई है ना। तो ये एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है। तो आप रेगुलर पेमेंट्स करते रहते हो जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी होता है। अनलाइक अ लोन, जो बोरवर होता है ना, वो कॉन्टिन्यूसली उसको रिपीटेड एक्सेस मिल जाता है इस लाइन ऑफ क्रेडिट का, ठीक है। तो सिंपल होता है, बस लोन में और लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो दोनों ही बैंक्स वगैरह के द्वारा ही दिए जाते हैं, जाहिर सी बात है ना। और इसको आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे होते हो ना। लोन्स जो होता है एक टाइम में, लोन इज़ बेसिकली
एक वन टाइम में आप एक लमसम क्रेडिट दे देते हो जिसको आप स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए देते हो। फिर इंडिया और केन्या की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को इंडिया और केन्या का मैप देखना पड़ेगा। इंडिया आपने देखा हुआ है, दिस इज़ केन्या, इंडियन ओशन से बिल्कुल टच करता है ना। दिस इज़ नायरोबी, फिर ये सोमालिया, इथोपिया, साउथ सुडान, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। यहाँ ऊपर रेड सी है, यहाँ पर यमन भी होता है। तो अगर आप देखोगे तो केन्या भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईस्ट अफ्रीकन एक कॉन्टिनेंट रीजन बन जाता है ना। तो जो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है ना, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, उसके जो पार्ट्स हैं लाइक बुरुंडी इज़ देयर है ना, देन वी हैव ऑल दिस अदर कंट्रीज़ लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, उगांडा, साउथ सुडान, ये सब भी हैं। तो इंडिया ने 2003 में कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था। फिर जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है उसमें भी केन्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3.39 बिलियन का हमारा ट्रेड भी है इनके साथ। देन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के दोनों मेंबर्स भी हैं। 80,000 भारतीय नागरिक हैं जो केन्या में रहते हैं। थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है ये टूरिस्ट के लिए। ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं है ना। इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भी है। तो वेरियस स्टेप्स टेकन। इंडिया और ओमान ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिसेंटली अडॉप्ट किया था अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए, जिसका टाइटल था पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। तो ओमान के सुल्तान भारत में आए थे और उन्होंने बात की थी कि 2040 का जो ओमान का विजन है वो भारत के अमृत काल के साथ मैच भी करता है कुछ कुछ। तो ओमान जो है भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2008 में हमने इन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाया था और 7 लाख भारतीय वहाँ पर रहते हैं और तकरीबन पिछले साल में $12 बिलियन US डॉलर का ट्रेड भी हमने किया था। तो अगर हम ओमान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट निकल के आता है। सबसे ज़्यादा वो तेल बेचते हैं चाइना के अंदर। भारत ने रिसेंटली रुपए डेबिट कार्ड भी स्टार्ट किया था ओमान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। और जो हमारा इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए ओमान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर है, दिस इज़ अबू धाबी इन द UAE है ना, एंड देन ओमान, उसके बाद गल्फ ऑफ मसीरा, यहाँ से इस रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है। देन दिस इज़ कतर, ये दोहा है। ये मैप वाले क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। इंडिया एट द कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव 2011 में एक इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स ने एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था। तो बाद में मॉरिशस भी इसका 4th मेंबर बन गया था और बांग्लादेश एंड सेशल्स अभी इसके ऑब्जर्वर हैं। तो रिसेंटली इसका 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हुई थी। वहाँ पर 2024 के रोड मैप के बारे में बात की गई थी कि कुछ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं जो आजकल निकल के आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज़, इन पर भी काम करना होगा। तो यहाँ पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था जहाँ पर ओशन की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इसको बोलेंगे ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना, जैसे कि भारत का जो सागर इनिशिएटिव है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके साथ ये कहीं ना कहीं सिंक भी करता है और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक इंडियन ओशन कमीशन भी है। इंडिया उसका मेंबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर है। और जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडियन नेवल ओशन सिम्पोजियम, ये आ भी चुका है, आपका प्रीलिम्स में पूछा गया था, बिम्स्टेक है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम लेवल पर काम करते हैं। UN का कमीशन है फॉर सोशल डेवलपमेंट को लेकर के। तो रिसेंटली भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN की, जिनका नाम रुजिरा कंबोज है, उन्होंने एक ब्रीफिंग पे काम किया था। तो दिस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत 1946 में इकोसॉक के द्वारा हुई थी। 1966 में इसका नाम भी चेंज किया गया था। तो इकोसॉक बेसिकली काम करता है सारे इकोनॉमिक और सोशल वर्क पे UN के। 46 मेंबर्स हैं इसके। एक ब्यूरो मेंबर्स भी हैं, वो कमीशन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। सोशल पॉलिसीज़ पे काम करता है ना, पॉवर्टी, सोशल इंटीग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। फिर जो एक कोपेनहेगन डिक्लेरेशन है जो 1995 का था, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी यही करता है। फरवरी 2023 में भारत ने इसकी चेयर पोजीशन को हैंडल किया था तब से। तो ये एक जो वर्ल्ड समिट है ना फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में कनाडा के कोपेनहेगन में। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट था कि UN के जो भी डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं ना, उसमें लोगों को केंद्र में रखा जाना ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ ही नई कंसेंसस की बात शुरुआत की गई थी, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन की, प्रोग्राम ऑफ एक्शन वगैरह शुरू हुए थे। तो एम्प्लॉयमेंट पे काम करना, सोशल इंटीग्रेशन पे काम करना इनका मुद्दा था। इंटरनेशनल ओशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका नाम है प्रयास, यानी कि प्रोजेक्ट प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसमें इंक्लूडेड है 2023-24 के लिए। तो भारतीय जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, वो सेफली तरीके से रेगुलरली कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, उस बात को ध्यान में रखकर, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, नीति आयोग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलकर इस पर काम करेंगे। 2021 दिसंबर के हिसाब से भारत के लगभग 3.25 करोड़ मान सकते हैं आप, 3.2 CR पीपल, दे आर
दे आर द डायस्पोरा, भारत के नागरिक जो बाहर रहते हैं। और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी भारत में ही आता है। रेमिटेंस मतलब ये लोग जो बाहर रहकर पैसा ऐसा कमाते हैं, वो अपने घरों में भेजते हैं एज अ गिफ्ट वगैरह, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया में मैक्सिमम रेमिटेंस आता है वर्ल्ड का, और इंडिया में भी केरला में इज़ द स्टेट जहाँ पर मैक्सिमम रेमिटेंस आता है। प्रॉब्लम ये होती है वहाँ पर नौकरी की इनसिक्योरिटी होती है, कोई परमानेंट जॉब के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती है मोस्टली, है ना। वर्क कंडीशंस उतने अच्छे नहीं होते हैं, इनकी शिकायतों वगैरह को अच्छे से एड्रेस नहीं किया जा रहा होता है, जुडिशियल सिस्टम उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता क्योंकि दूसरे देश के नागरिक होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की शुरुआत 1951 में हुई थी। भारत को मिलाकर के 175 इसके मेंबर्स हैं, और यूएन की ही एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेशन पे काम करती है। यूएन चार्टर का एक आर्टिकल 99 है, उसको रिसेंटली यूएन के सेक्जेन के द्वारा, इसको शॉर्ट में सेक्जेन बोलते हैं, उनके द्वारा इन्वोक किया गया था क्योंकि गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है ना बिकॉज ऑफ इजराइल इन गाज़ा, उसको लेकर के। तो उसमें कहा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अगर ध्यान किसी भी मुद्दे पर लेके आना होगा तो सेक्रेटरी जनरल इस आर्टिकल को इन्वोक कर सकते हैं, जिसके अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा होता है। तो इतिहास में 4 बार इसको इन्वोक किया गया था। तो यूएन का जो चार्टर था उसकी 1945 में उसको सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया था। यूडीएचआर की 75th एनिवर्सरी थी। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया गया था, जो फाउंडेशन है फ्रीडम जस्टिस एंड पीस को लेकर के, खास करके ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो उसमें मेंशन है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल हैं। एंड यूडीएचआर ने मिलकर के इंटरनेशनल कन्वेंट्स पर भी काम किया था, जैसे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स। उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। अपने आप में लीगल नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के जो एग्रीमेंट्स हैं वो लोग इसका सपोर्ट लेकर के अपने कंट्रीज़ में लीगल एग्रीमेंट्स बनाते हैं। तो भारत के हंसा मेहता थे जो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, टू ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ये यूडीएचआर के आर्टिकल 1 में मैंशनड है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नोट डाउन फॉर योर मेंस एग्जाम। ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, तो 3 कंट्रीज़ हैं, यूएस, इंडिया और ताइवान। इन्होंने साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप पे काम किया था। तो 2015 में यूएस और ताइवान ने जीसीटीएफ को लॉन्च किया था, तो ताकि उनकी ग्लोबल इश्यूज़ में ताइवान को सपोर्ट ताइवान को एक स्ट्रेंथ दी जा सके। अभी ताइवान, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके फुल मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया ने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था। यूएन का एक कन्वेंशन है अगेंस्ट करप्शन, इसको 20 साल हो चुके हैं। 2003 में बनाया गया था, 2005 में इसे इन्फोर्स हुआ था। तो एकमात्र ऐसा लीगली बाइंडिंग है जो एंटी करप्शन पे काम करता है। भारत को मिलाकर 190 इसके मेंबर्स हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करप्शन होते हैं ना, ब्राइबरी, ट्रेड में इन्फ्लुएंस करना, अब्यूजिंग फंक्शंस, प्राइवेट सेक्टर में करप्शन, सबको एड्रेस करता है। तो यूएन का ऑफिस है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, वो इसका कस्टोडियन है ना, और बेसिकली सेक्रेटेरिएट के तौर पर भी काम करता है। देन वी हैव टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो एक प्रोग्राम था जो कि लॉन्च हुआ है सेंट लूसिया के अंदर, और भारत को इसका पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ किया गया है। तो एक इनिशिएटिव है ओईसीडी का यूएनडीपी के साथ, जिसमें टैक्स ऑडिटिंग की नॉलेज को शेयर किया जाएगा, है ना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिसमें हम लर्निंग बाय डूइंग एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हम ऐसे करते हैं, आप ये भी कर सकते हो, चीज़ों को बेहतर बनाने के, ताकि टैक्स इवेजन कम से कम हो सके। तो इंडिया इसमें टैक्स एक्सपर्ट्स भेजेगा इस प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर हमारी ये पहली पूरी वीडियो ख़त्म होती है। सेकंड थर्ड पार्ट आप लोगों के जल्दी ही हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एक प्रॉब्लम जो आ रही होती है वो होती है हिंदी एंड इंग्लिश वाली। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ हिंदी का पढ़ाओ, कुछ कहते हैं सिर्फ इंग्लिश का पढ़ाओ। उस पर मैं काम शायद नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस इज़ द बेस्ट मेथड। इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, उसको क्या पढ़ाना, उसको थोड़ा ट्रांसलेशन करके, कुछ एक्सपैंड करके, कुछ उसमें ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन डाल करके आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन हिंदी। दैट्स द बेस्ट आई कैन डू। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।